मुझे सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि टैरोट कार्ड होता क्या है? ओके। तो टैरो कार्ड्स जो होते हैं 78 कार्ड्स होते हैं। हर कार्ड का एक मीनिंग होता है। ठीक है। एंड कार्ड्स वर्क करते हैं एनर्जीज पर। जब भी हम टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं तो आपकी एनर्जीज क्या है उस पे वो वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल जो भी पर्सन आ रहा है मेरे पास, तो वो रीडिंग से मुझे समझ में आ जाता है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है। एंड कार्ड्स आपको गाइड करता है, इट्स अ टूल। वो आपको गाइड करता है फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर डिसीजन मेकिंग, एनी काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग, उसके लिए वो वर्क करता है। टैरोट कार्ड इंडियन कल्चर से आया हुआ है या वेस्टर्न कल्चर से आया हुआ है? सी इंडियन में भी बोल सकते हैं। आपने देखा होगा पहले पैरेट होते थे, उनके सामने कुछ कार्ड्स रखते थे और वो चूज करता था। बट हमारे इंडिया में हमने देखा है कि जब इंडिया में वो चीज़ है ना, इतनी जल्दी चलती नहीं, फ्लॉप हो जाती है। बट जब वही वेस्टर्न कंट्री से आती है तो वो ज़्यादा पॉपुलर होती है, राइट। तो वेस्टर्न से आया है वैसे टैरो कार्ड। मोस्टली कहा जाता है इजिप्ट एंड यूएस वगैरह से। एंड वहाँ पे ऐसा कहा जाता था कि वो लोग टैरो को बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे अपने प्रिडिक्शन के लिए। मतलब जिसके घर में या कहीं पे भी उन लोगों को कोई एक पावर चेयर रहता था तो वो टैरो से वहाँ के गाइडेंस लेते थे। जो हम जैसे यूएस की मूवीज में देखते हैं कि वो एक क्रिस्टल बॉल होता है यस और यस। वो एक टेंट में जाके फिर उसमें आपको अपना फ्यूचर वगैरह पता चलता है यस, मैंने ऐसा सुना था कि इजिप्ट में लोग क्या करते थे, जिनके घर में जैसे इंसिडेंट होते थे वो लोग वैसी ड्राइंग अपने घर के बाहर कर लेते थे। तो ओ। फॉर एग्जाम्पल किसी के यहाँ मैरिज है तो मैरिज का ड्राइंग है, किसी के यहाँ फाइनेंस है तो फाइनेंस का ड्राइंग, किसी के यहाँ डेथ होगी तो डेथ का ड्राइंग। तो उनके वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा काम करने लग गया था, क्योंकि आपके यहाँ जो ड्राइंग है वही चीज आपके घर में रिपीट हो रही थी। ओ। तो ये नाइस नाइस इजिप्ट नाइस। का कॉन्सेप्ट था। हाँ। मोस्टली अगर हम यूरोपियन कंट्री या यूएस से बात करते हैं तो वहाँ से एंजल्स और क्रिस्टल्स ज़्यादा आए हैं। ओके। तो वो कार्ड्स में एंजल्स वगैरह की भी कार्ड्स है उसमें? यस, क्योंकि ओके। वो वेस्टर्न कल्चर के ना, उसमें शिव जी नहीं बने हैं या उसमें माँ नहीं बनी हुई हमारी कोई भी माँ, उसमें एंजल्स ही बने हुए हैं। अब उनके जो एंजल्स रहते हैं उसमें हम ये नहीं देख सकते कि वो मेल है या फीमेल है। एंजल्स एंजल्स होते हैं। ओके। वो फिर जो एंजल्स में जो डेप में जा रहा है या जिसने एंजल्स लर्न किया है या जिसको एंजल्स के बारे में थोड़ी नॉलेज है, वो बाइफरगेट कर सकता है कि ये मेल है या फीमेल है। ओके। इसमें फिर है ना मस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी का भी पार्ट रहता है? यस, रहता है। ओके। कैसा आप मुझे बता सकते हैं? जैसे अगर हम बात करते हैं कि मास्कुलिन फेमिनिन कोई पर्सन है, फॉर एग्जांपल मेल ही है, लेकिन वो बहुत इमोशनल पर्सन है या उसको बार बार रोना आता है, इट मीन्स वो किसी मैस्कुलाइन या फेमिनिज्म एनर्जी को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। अगर उसमें फीमेल वाली एनर्जी ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल रो रहा है या फिर वो इंट्यूशन पे बहुत वर्क कर रहा है या उसे रेडी होने का बहुत शौक है, ये अगर मैस्कुलाइन एनर्जी है तो आप किसी फीमेल को देख सकते हो। मेल में तो वो एनर्जी होगी ही होगी, बट फीमेल में कैसी होगी, वो बोल्ड होगी, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होगी, वो फाइट करेगी, वो अपनी अथॉरिटी रखेगी हर जगह। तो यहाँ से हमें समझ में आता है, जैसे हम लोग एंजल्स में ये बोलते हैं कि आपके पास बाय बर्थ 2 एंजल्स होते हैं जो आपके गार्डियन एंजल होते हैं। हर किसी को मिलते हैं, बस ये होता है कि हमें पता नहीं होता है। तो कौन सा एंजल आपके साथ ज़्यादा काम कर रहा है, तब हम मास्कुलिन और फेमिनिज्म वाली एनर्जी की बात कर रहे हैं। अगर वो पर्सन के अंदर एग्रेशन ज़्यादा है, इट मीन्स मेल वाला जो उनका गार्डियन एंजल है वो ज़्यादा वर्क कर रहा है। अगर मैस्कुलाइन के बजाय फेमिनिज्म वाली एनर्जी ज़्यादा है, इट मीन्स फीमेल वाली जो गार्डियन एंजल है, यानी एक मदर गार्डियन एंजल, एक फादर गार्डियन एंजल, बाय बर्थ हर एक को मिलता है। ये जो टैरोट कार्ड रीडिंग होता है ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए यूज होता है या गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होता है? इसे गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहिए। फ्यूचर प्रिडिक्ट कैसा होने लग गया आजकल कि आपका इंट्यूशन वर्क करने लग गया है। ये एज अ गाइड है, गाइडेंस टूल है जो आपको गाइड करता है। हर कार्ड में कुछ ना कुछ एनर्जीज और कुछ ना कुछ पिक्चर्स होते हैं, उससे वो आपको गाइड करता है। एग्जाम्पल, कोई मेरे पास आया है कि वो बोला है मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, एंड मैंने कार्ड्स निकाल के उसे कहा कि आपको पार्टनरशिप में वर्क करना है। वो बोल रहा है हाँ। तो अगर उसके फेवर में कार्ड्स आए हैं तो यस, अगर कुछ कार्ड्स नेगेटिव आए तो मैं बोलूँगी ये पार्टनर्स आपको आगे जाके धोखा दे सकता है, या आप 3 की पार्टनरशिप में करो तो वो सक्सेस होगा।
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2 ही पार्टनरशिप होना चाहिए, या ऐसा हो सकता है नहीं, आप सिंगल ही अगर बिजनेस करोगे तो ही आपको बिजनेस में सक्सेस होगा। फिर वहाँ पे ये भी दिखा था कि वो पर्सन मल्टीपल बिजनेस भी कर सकता है। तो राइट क्वेश्चन पूछना जरूरी है। इसमें टैरो में एक ही चीज मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्पेसिफिक क्वेश्चन होना चाहिए आपका, स्पेसिफिक एंड क्लियर, मतलब येस और नो, मे बी मैं ये बिजनेस करूँ कि नहीं करूँ। तो हम कार्ड को ऐसे नहीं पूछ सकते इसलिए बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सिंपल, टैरो कार्ड मुझे ये बताए कि मुझे ये बिजनेस करना चाहिए क्या, टैरो कार्ड मुझे बताए ये पर्सन से मुझे शादी करनी चाहिए क्या, टैरो कार्ड मुझे बताए मेरा 2026 कैसा होगा। जैसे अलग अलग टैरो कार्ड रीडर्स के पास जाते हैं हम, तो वो अलग अलग चार्ज करते हैं, उसका क्यों ऐसा रीजन होता है? डिपेंड कि वो टैरो रीडर कितनी प्रैक्टिस करता है या उसका क्या है। अब अगर मेरे पास ये कार्ड्स है फॉर एग्जांपल, सी अगर आपने मुझे पूछा मुझे बिजनेस करना चाहिए क्या, ये कार्ड मैं देख के बोलूँगी हाँ आप बिजनेस कर लो, ये पर्सन मुझे मूवेबल दिख रहा है, येस है। बट अगर कोई एक्सपर्ट या फिर कोई टैरो रीडर है जिसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, वो बोलेगा कि हाँ मुझे लग रहा है कि आप मल्टीपल बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि जब आप ये हॉर्स पे रन कर रहे हो तो आपके माइंड में कुछ चल रहा है, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी स्मार्ट लग रहा है, उसके हाथ में एक वैंड है, वैंड में बहुत सारे ग्रोथ दिख रही है मुझे, तो ये पर्सन का विजन बहुत हाई है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे अगर आप उसका ड्रेस सब देख रहे हो, ऊपर में एक रेड कलर का ये दिख रहा है हमें फेदर टाइप्स, ये डिकोड करता है कि वो पर्सन में एक एग्रेशन है वर्क की। तो अगर आपने बस इतना ही पूछा मुझे वर्क करना चाहिए तो येस हो गया। बट अगर कोई एक्सपर्ट टैरो रीडर है जो हाई चार्ज करते हैं तो वो आपको किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, एंड देन यू आर क्लियर माइंड कि नहीं मैं एक बिजनेस नहीं मैं और भी कर सकता हूँ, या फिर मैं बिजनेस के साथ अपनी अदर चीज़ों को भी मैनेज कर सकता हूँ। तो ये डिफरेंस होने लग गया है जो नॉर्मल टैरो रीडर या कोई एक्सपर्ट टैरो रीडर की हम बात करते हैं। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन एक्सपर्ट है और कौन हाँ, मतलब आपको क्या आंसर मिल रहा है। सी कोई भी टैरो रीडर, अगर टैरो रीडर के पास जो आता है रीडर, तो वो सिर्फ अपनी बात करने आता है, ऑब्वियसली वो पेन में है और वो चाहता है कि मैं जो आंसर सुनना चाहता हूँ वही उसने बताना चाहिए, तो वो आपको येस नो में तो आंसर मिल जाएगा। बट यू वांट विद गाइडेंस एंड विद प्रॉपर सॉल्यूशन, तो वो एक टैरो रीडर के चार्ज अलग रहेंगे। टैरो रीडिंग करने की कोई टाइमिंग होती है? नहीं, टैरो की कोई टाइमिंग नहीं होती है, इट डिपेंड ऑन कि आपका कब टाइम आया है एंड रीडर को उसकी एनर्जी मैच कर रही है क्या। अगर आप मुझे बोल रहे हो कि अभी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग कर दूं, तो मेरा और आपका अभी एनर्जी मैच कर रहा है, मैं आपकी रीडिंग कर सकती हूँ। बट कोई रैंडम मुझे कॉल आएगा, वो बोलेंगे अभी कर दो अर्जेंट है, तो मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी। तो ये अपन ऐसा बोल सकते हैं कॉल, जब आपका कॉल आएगा तभी आपकी रीडिंग होगी। टैरो रीडिंग ऑफलाइन कराना ज़्यादा बेटर है या ऑनलाइन कराना ज़्यादा बेटर है? सी आफ्टर कोविड तो सब सेम ही हो गया है, मतलब जो भी पब्लिक हम बात कर रहे हैं क्लाइंट्स की, तो वो लोग अपना कन्वेंस ज़्यादा देख रहे हैं। बट मैं प्रेफर करती हूँ कि ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन में हम ज़्यादा अच्छे से आपकी एनर्जीज़ को समझ पाते हैं। उसमें क्या होगा, आप मुझे क्वेश्चन पूछोगे ऑनलाइन में, मैं आंसर कर दूंगी, बट उसके आगे कुछ नहीं। बट ऑफलाइन में हो सकता है मैं फील कर पाऊँ आप कितने ड्रेन हो या आप कितने नेगेटिव हो, या आपकी एनर्जी अच्छी है, सिर्फ आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है। तो ये ज़्यादा ऑब्वियसली हमारा ऑफलाइन में पॉसिबल ज़्यादा होता है। अगर मेरे को स्टार्ट करना है टैरो रीडिंग करना, तो फर्स्ट स्टेप क्या लेनी चाहिए? फर्स्ट स्टेप आपको आपका परसेप्शन चेंज करना होगा, बिकॉज टैरो में आप किसी को जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई भी क्लाइंट आता है वो ऑब्वियसली पेन में आएगा, एंड उसका जो पेन है वो हमारे लिए शायद बहुत नॉर्मल होगा, बट उसके लिए शायद बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल कि आप मेरे पास आ रहे हो कि मेरे पेरेंट्स के साथ रिलेशन अच्छा नहीं, मैं बोलूँगी ये तो बहुत नॉर्मल है, बट आपके लिए बहुत बड़ी बात है वो। या आप बोल रहे हो कि 26 की एज हो गई है और मेरी मैरिज नहीं हो रही हूँ, तो मैं बोलूँगी बहुत नॉर्मल है, बट आपके लिए नहीं है। तो ऐसी कोई सॉल्यूशन, अब अगर मैं एक बात बताऊँ कि एक क्लाइंट आया था, वो बोल रहा था कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड और वाइफ के साथ साथ में रहना है, तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए बहुत हंसी की बात हो गई थी, या मुझे ऐसा लगा कि कुछ भी क्वेश्चन है, बट उसके लिए बहुत बड़ी बात थी कि नहीं, मैं दोनों से ही प्यार करता हूँ, मुझे दोनों के ही साथ रहना है, तो आई कैन नॉट जज हिम। वो मेरे पास आया है क्वेश्चन लेके, मुझे उसको गाइड करना है। ये ना, सबसे पहले तो आपको जज करना ही बंद करना पड़ता है। आपको जज बंद करना होगा, जज करना आपको। टैरो को अगर सीरियसली लेना है, आपको टैरो
एक अच्छा टारो रीडर ढूंढना पड़ेगा जो बहुत प्रैक्टिशनर है या वो आपको प्रॉपर गाइड करे, क्योंकि टारो में सिर्फ टारो रीडिंग नहीं आती है, टारो में थोड़ा एस्ट्रोलॉजी पार्ट आता है, टारो में थोड़ा सा न्यूमरोलॉजिकल भी आता है, टारो में कलर्स भी आते हैं, और टारो में जो पिक्चर्स है उसको आप कैसे परसाइब कर सकते हो, मतलब आप उसको कैसे उसमें जो परसेप्शन है वो कैसे आप बता सकते हो सिचुएशन वाइज। एक कार्ड है डेविल का, वो आता है ना, वो क्लाइंट्स मेरे ये हो जाते हैं, मैम डेविल आ गया, डेविल आ गया। डेविल आपके अंदर ही है, आप ही नेगेटिव हो रहे हो। ऑब्वियसली जब हमारे साथ थोड़ा भी कुछ नेगेटिव होता है ना, तो हमको लगता है किसी ने नज़र लगाया है, किसी ने कुछ बाहर का किया है, कोई हमारा अच्छा नहीं देखना चाहता है। आप ये देखो ना पहले आप क्या सोच रहे हो, आप कौन सी थॉट में हो। तो वो टाइम में हम हमारी थिंकिंग के बारे में नहीं सोचते, हम सबको नेगेटिव सोच लेते हैं। लेकिन डेविल कार्ड आपको एक गलत ट्रैप में फंसाता है, आपको वो ट्रैप से बचना है। एट द सेम टाइम दिस कार्ड कम इन अ फाइनेंसेस, तो ये कार्ड बहुत अच्छा है। कैसे? क्योंकि फाइनेंस में आप बहुत एक एनर्जी के साथ काम करते हो फाइनेंस के लिए, बट रिलेशनशिप के लिए कार्ड गलत है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाते हो, ट्रैप में फंस जाते हो। हेल्थ में आप ओवर नेगेटिव थिंकिंग की वजह से आपकी हेल्थ खराब होती है। जैसे मैं अगर किसी पर्सन के फीलिंग्स के बारे में जानना चाहता हूँ, जैसे एक रिलेशनशिप में हूँ मैं, करेक्ट, और मैं सामने वाले पर्सन के फीलिंग्स के बारे में जानना चाहता हूँ, तो वो चीज़ गलत नहीं है कि मैं विदाउट देयर परमिशन में किसी की फीलिंग्स को रीड कर पा रहा आप हूँ? सिर्फ फीलिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो उसमें कोई गलत नहीं है। ओके, है ना? नहीं, एज अ क्लाइंट जैसे मैं आता हूँ, नहीं, बिल्कुल आप कर तो सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको ठीक। बस ये जानना है कि फॉर एक्स पर्सन है जिस वो मेरे बारे में क्या सोचती है, ये भी हम देख सकते हैं, या आप के बारे में वो क्या सोच रही है, मतलब हम दोनों वाइस वर्सा फीलिंग देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। टैरो में मैं जब से टैरो रीडिंग कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे 10 साल के ऊपर हो गए, तो अगर आप आए हो मेरे पास तो मैं शायद कार्ड निकाल के आपको बता भी दूंगी कि आप रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, वो कार्ड्स ही आ जाते हैं। या रीडर आपको ये भी बता सकता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। एक जज का कार्ड है, जजमेंटल का, तो बहुत बार मैंने कोई मेरे को अगर जज ही करना है फर्स्ट टाइम में, उनको बोल देती पहले तो आप जज मत करो, वहीं उनका फेस चेंज हो जाता है नहीं, सही बात कि इसको कैसे पता चल गया, वहां से वो ट्रस्ट करना स्टार्ट करता है। फिर टैरोट कार्ड रीडिंग में साइकोलॉजी वाला भी पार्ट आता है, यस, है ना? तो अब हम बोल सकते हैं कि साइकोलॉजी, इंट्यूशंस, गाइडेंस, ये सब को अपन मिला के एक टैरो कार्ड रीडिंग में उसमें थोड़ा consider कर सकते मैंने हैं। बताया ना, थोड़ा एस्ट्रो का भी पार्ट आ जाता है, क्योंकि सन के कार्ड है, मून के कार्ड है, स्टार के कार्ड्स है, और नंबर के भी कार्ड्स आ जाते हैं। जैसे जो कार्ड का जो नंबर है, तो मुझे कभी कभी ऐसे इंट्यूशंस आते हैं कि ये न्यूमरोलॉजिकल वाइज इसका नंबर 7 होगा, 2 होगा, 3 होगा। हाँ, तो टैरो इज अ कॉम्बिनेशन जिसमें आपका एस्ट्रो वाला थोड़ा पार्ट आ जाता है, न्यूमरोलॉजी भी आती है, एंड उससे क्रिस्टल्स भी हम कभी कभी गाइड कर देते हैं। और साइकोलॉजी तो हम बोल ही सकते, क्योंकि रीडर हमारे पास पेन में आता है, वो चाहता है कि मुझे कोई सुने। आपकी अगर बहुत बड़ी फैमिली है, फॉर एग्जांपल जॉइंट फैमिली है, बट किसी के पास टाइम ही नहीं किसी से बात करने के लिए, या हर कोई घर पे सब एक दूसरे के साथ कंपटीशन में लगे, सब अपने आप को प्रूफ करने में लगे हैं, तो वो टाइम पे अगर कोई पर्सन है जिसका चाइल्डहुड से ही ये फैमिली में जो दिख रहा है उसको, तो फिर जब वो रीडिंग के लिए आता है ना, तो वो बहुत पेन में आता है। एक रिसेंट में मेरे पास एक लेडी आई थी जो कि लॉयर है, एंड उसकी मॉम की डेथ को आई गेस 5 या 6 ईयर्स हो गए थे, लेकिन वो पूरा अपने पापा और भाई पे ही फोकस कर रही है। उनको मतलब उनकी फैमिली को बेटर करने के लिए, अपने भाई की मैरिज हो जाए, उनको जॉब लगवा के देना या बिजनेस सेट करके देना, मतलब वो पूरा बेस्ट दे रही है। बट वो उसको किसी ने आज तक ये नहीं पूछा कि तुझे क्या चाहिए। जब वो मेरे पास आई तो उसकी मम्मी की डेथ हुई थी, उसके बाद वो मेरे पास आई, तब वो रोई है। आप बिलीव नहीं करोगे, वो 3 घंटे तक रोई है, 3 आवर्स। नहीं, वो जो लोगों के लिए बहुत करते हैं, वो अंदर से बहुत ड्रेन हो जाते हैं, बहुत ड्रेन हो जाते हैं। या आप किसी को आज के डेट में जज नहीं कर सकते हो। आपको अगर लग रहा है कि ये पर्सन इस पोस्ट पे है या ये पर्सन ये कर रहा है, तो आपने उसकी जर्नी नहीं देखी है कि वो 0 से कैसे पहुंचे। हमको सिर्फ डायरेक्ट हीरो दिखते हैं, 0 को कोई नहीं देते, 0 की वैल्यू नहीं है ना।
जैसे किसी ने बहुत पैसे कमा लिए तो वो बोलते कि Correct. इसने नंबर 2 से ही कमाया होगा हाँ या ब्लैक से ही कमाया होगा, बट बहुत लोग हार्ड वर्क करके कमाते हैं, बट मेरे ख्याल से वही लोगों की मेंटल ब्लॉकेजेस होते हैं जो कमा नहीं सकते, वही सोचते हैं कि वो लोग अच्छे फाइंड तरीके आउट से करते हैं अच्छे लोगों तरीके को, से पैसा कमाया ही नहीं जा वो सकता लोग है। लोगों को फाइंड आउट करते हैं हम्म, कि ये अभी मार्केट में आए हैं तो ये कैसे आए हैं। आप भी आओ ना मार्केट में, हम्म, आप भी देखो कि कितना टाइम लगता है वहां पहुंचने के लिए। चप्पल घस के देखो थोड़ी देर। एग्जैक्टली आप भी जीरो से हीरो बनो। तो आप मुझे टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में, मुझे कार्ड्स के बारे में भी बताइए कि कैसे कार्ड्स होते हैं, कैसे टाइप्स के कार्ड्स होते हैं, मुझे सब सीखना है आपसे टैरो कार्ड के बारे में। ठीक है, जैसे मैंने बताया टैरो कार्ड एनर्जीज पे वर्क करते हैं, वो आपको गाइड करते हैं, आपके टूल्स बोल सकते हैं हम, या आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देते हैं कि आप अपने लाइफ में डिसीजंस लेने के लिए, अब वो रिलेशनशिप हो, फाइनेंस हो, हेल्थ हो, बिजनेस, करियर, एनीथिंग। टोटल 78 कार्ड्स होते हैं। ओके अब उसमें से 56 माइनर अरकाना होते हैं, 22 मेजर अरकाना होते हैं। माइनर और मेजर में क्या डिफरेंस होता है? माइनर कार्ड जो होते हैं वो हमारी लाइफ की डेली एक्टिविटी पे होता है। फॉर एग्जांपल आज हमारा सर दुख रहा है, आज काम पे जाने का मूड नहीं है, वहाँ पे हम चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे रिलेशनशिप चल रहा है किसी का तो वो टेम्पररी नहीं है, सॉरी टेम्पररी है, मेजर नहीं है ना, कुछ टाइम के लिए। या हम आज बोल रहे कि आज हम बिजनेस करते हैं, कल हम बोलते नहीं हम नौकरी करते हैं, फिर हम बोलते नहीं हम एक काम करते हैं, नागपुर से बाहर चले जाते हैं। तो जो हमारी लाइफ में डेली चलता है, बट जो मेजर अरकाना कार्ड है 22 वो आपकी लाइफ के मेजर डिसीजंस है। मेजर यानी कि बिजनेस स्टार्ट करना तो छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, शादी करना, डिवोर्स करना, फैमिली प्लानिंग, सिटी चेंज करना या कंट्री चेंज करना, एजुकेशन के लिए बाहर जाना। तो जब हम शफल करते तो दोनों को अलग अलग शफल करते हैं? नहीं, साथ में एक साथ ही शफल करते हैं। एंड मेजर आएगा कि माइनर आएगा और उसका क्या कॉम्बिनेशन आएगा, दैट इज योर डेस्टिनी। जो कार्ड आया वो डेस्टिनी है। माइनर में तो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, आप 2 दिन शांत रहो, आप कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना, या मुझे लगता है कि आपको बिजनेस में या आपको कॉलेज के एडमिशन में इतना टाइम लग जाएगा। बट मेजर में मैं आपको गाइड करूँगी, यू हैव टू टेक पेशेंस, या ये तो आपकी लाइफ में होने ही वाला है। अरेंज मैरिज, लव मैरिज में भी हम बोल सकते हैं, वो भी पता चल जाता है, वो भी लाइफ के मेजर डिसीजंस है। हेल्थ, ये भी मेजर डिसीजंस है। तो ये सारी चीज़ें हम टैरो से कर सकते हैं। टैरो जिसने एक बार स्टार्ट कर दिया ना टैरो कार्ड रीडिंग, वो टैरो को नहीं छोड़ सकता। टैरो इज समथिंग, एक पावर बोल सकते हैं, या आप में एक ऐसी एनर्जीज आती है ना। अभी मैं आपको बताऊँ कि मैं मतलब टैरो शफल करते हुए मुझे इंट्यूशन आ जाता है कि कौन से कार्ड्स आने वाले इस पर्सन के लिए। मतलब इतनी प्रैक्टिस मैं बोल सकती हूँ, या मेरा और टैरो का इतना कनेक्ट हो गया है। मैंने अपने टैरो कार्ड भी डिज़ाइन किए हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स रहते हैं उनको मैं अपने टैरो कार्ड्स भी देती हूँ। और कभी कभी टैरो कार्ड खुद भी बाहर निकल जाते हैं। हाँ, तो वो ऑटोमेटिकली एक कार्ड्स अगर आ गया है तो वो आपके लिए कोई मैसेज है। ओके, तो वो है ना, वो फिर शफल नहीं करना है, वो बाहर निकल गया वो कार्ड। सब रीडर की अलग अलग प्रैक्टिस होती है। कोई लोग उसको साइड कर देते हैं कि बाकी जो कार्ड पुल आउट करेंगे उसके साथ उसमें एक्सप्लेन करते हैं। कुछ लोग उसको वापस कार्ड में ऐड करके और शफल कर लेते हैं। तो शफल करने के भी कुछ अलग अलग वेज होते हैं। मैंने जैसे देखा है किसी को, कोई ऐसे हाथ में शफल करता है, कोई स्प्रेड करता है। तो शफल तो एक ही जैसा होता है, जैसे अगर हम ताश के पत्ते जैसे करते हैं ऐसे भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक तो ऐसा हो गया, ठीक है, एक ऐसा हो गया है। बट अब आप ये बोल सकते हो कि ये कितनी देर शफल करना, इसका कोई ये नहीं है, टेक्निक नहीं है। हो सकता है आप मेरे को कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मैं बात करते करते उसको 5 मिनट भी कर रही हूँ या 2 मिनट भी कर रही हूँ। जैसे अभी एक कार्ड बाहर निकल गया है, ये वो क्या मून बता का रहा कार्ड है। ओके, ठीक है, मून कार्ड बता रहा है आप इमोशनल पर्सन हो। आप बहुत सारी चीजें अपने लेवल पे कर रहे हो, आपको फैमिली सपोर्ट बहुत नहीं है। ठीक है, ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको प्रूफ करना है हर जगह खुद को। सही बात है। और यहाँ पे कि यहाँ पे फैमिली का कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ लोग क्या कहेंगे इसका ज्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। ओके, इन फैमिली वाले या बाहर के, ऐसे बोलेंगे अपन, लोग क्या कहेंगे बाहर के, उस वजह से फैमिली को प्रेशर रहता है। अगर यही कार्ड समझो लव मैरिज के लिए निकला तो आप बहुत अच्छे से इसको मतलब कनेक्ट कर पाओगे। तो हर कार्ड का क्वेश्चंस के हिसाब से मीनिंग चेंज हो जाता है। यस।
ओके, आप बता सकते कैसे कैसे है ना, एक कार्ड को आप निकाल के बता सकते हैं? ठीक है, हम रैंडमली कार्ड निकालते हैं। तो हम मैंने एक ही चीज को, करियर, लव और कौन से एस्पेक्ट पर? हेल्थ। हेल्थ, ठीक है। ओके, ये एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ठीक है, ये बहुत अच्छा कार्ड है अगर आप अपना कोई करियर स्टार्ट करना चाहते हो उसके लिए। बट आपका करियर ऑलरेडी स्टार्ट है, उसमें ये कार्ड आपको हेल्प नहीं करेगा। ओके, यानी कितने टाइम का स्पैन से स्टार्ट होना चाहिए, यानी इनिशियल आइडिया स्टेज पे या एग्जीक्यूशन स्टेज पे? आइडियल स्टेज पे। ओके। या फिर ये कार्ड आएगा तो मैं ऐसे बोलूँगी आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं। ये कार्ड ये बताता है अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो अपॉर्चुनिटी के लिए, कोई पर्सन रिलेशनशिप में जा सकता है। हेल्थ वाइज उसको ध्यान रखना पड़ेगा इस कार्ड में, बिकॉज अगर कोई हेल्थ ऑलरेडी डिजीज है तो ध्यान रखना, अगर नहीं है तो हेल्थ हो सकती है। ये अपॉर्चुनिटी का कार्ड है ना, यानी कोई एनर्जीज आ रही है तो हेल्थ में भी एनर्जीज आ रही है ना, तो पॉजिटिव साइड में भी आ सकती है हेल्थ में, जैसे कोई बीमार हो तो तो रिपोर्ट्स अच्छी आ सकती है। रिपोर्ट्स अच्छी आ सकती है कि अगर आप मेरे को पूछ रहे हो कि मेरे रिपोर्ट्स अच्छे आने चाहिए, या मेरे किसी पर्सन के लिए मैं देख रहा हूँ कि उसके रिपोर्ट्स अच्छे आ जाए, आपको क्या लग रहा है, तो रिपोर्ट्स अच्छे आएगा। अब ये कार्ड रिवर्स हो गया तो नेगेटिव तो आएगा। ये नेगेटिव में आएगा। और डेक में वो रिवर्स और ये कैसे होता है ये? मैंने पूरे कार्ड स्ट्रेट करके रखे हैं, बट अगर नेगेटिव रिवर्स आना है वो ऑटोमेटिकली रिवर्स आता है। जैसे समझो कि ये पूरे स्ट्रेट है और मैंने ऐसे पूरे कार्ड उठा लिए, ठीक है, और मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है, और मैंने अब ऐसे कर लिया, मेरा ध्यान ही नहीं है, और फिर जब मैंने स्प्रेड किया तो ये कार्ड तो रिवर्स में ही आने हैं। ये पूरा डेस्टिनी पे है आपके, अगर रिवर्स आना है तो रिवर्स आएगा ही। और टैरो कभी झूठ नहीं बोलते, नेवर लाई टैरो रीडिंग, बस रीडर को प्रॉपर गाइड करना आना चाहिए, क्योंकि टैरो तो आपको गाइड करेगा ही, आपको किस तरीके से वो सेटिस्फाई कर रहा है। आप किसी भी टैरो रीडर के पास जाना या टैरो रीडिंग करवाओगे ना, आपको बहुत रिलैक्स फील होना चाहिए, आपको हीलिंग जैसा काम माइंड लगना चाहिए, आपको सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, क्योंकि टैरो रीडर में वही एनर्जी होती है, वो आपको उस तरीके से काम, पॉजिटिव एक गाइडेंस देते हैं। अगर आप ये चीज़ें इनकम्प्लीट है, इट मीन्स वो टैरो रीडर प्रॉपर टैरो रीडर नहीं है, वी कैन से। तो आप मुझे बता रहे थे कि मेजर आर्क और माइनर आर्क्स, तो मेजर आर्क में कौन से कार्ड जाते हैं? मेजर आर्क में मैंने बताया मून, सन, स्टार, मैजिशियन, फूल, हाई प्रिस्टेज एंड 22 कार्ड्स है। तो 22 कार्ड्स में आप मुझे बता सकते हो कि फिर एक मेजर कार्ड को निकाल के उसको कि वो कैसे डिफाइन करता है एक पर्सन के लाइफ में? ओके, ये मैजिशियन का कार्ड है, ठीक है। अगर आप इस पर्सन के एनर्जीज को देख रहे हो तो इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी है एज अ बिजनेस, क्योंकि इसके पास सारे एलिमेंट्स है, इसके जो टेबल पे रखे हुए हैं उसमें फायर आया, एयर आया, अर्थ एलिमेंट भी आ गया एंड वाटर भी आ गया। ओके, वाटर कहाँ पे है ना? जो कप बना है ओके, वो वाटर एलिमेंट, वो वाटर है। जिसमें पेंटिकल बना है, कॉइन, वो उसका अर्थ एलिमेंट है, ठीक है। तो ये पर्सन इन्फिनिटी उसके ऊपर बनी हुई है, एंड जो उसका हैंड ऊपर में और एक वैंड है, तो इसको यूनिवर्स या डिवाइन एनर्जीज है इसके पास, बट वन है ना, तो ये पर्सन के अंदर ईगो रहेगा। ओके, तो एज अ बिजनेसमैन ये बहुत अच्छा है, बट ईगो है इसके अंदर। अगर हम बात करते हैं पार्टनरशिप की या फिर रिलेशनशिप की, तो ये जो पर्सन रहेगा इसकी अथॉरिटी रहेगी। अगर इसके जो पार्टनर्स है या इसकी जो पार्टनर रहेगी, वाइफ बोल दो, तो उसको इनके अकॉर्डिंग चलना होगा, तो ये उनके लिए बहुत अच्छे है। ओके। अब यही कार्ड हेल्थ में प्रॉब्लम हो जाती है, क्यों? क्योंकि ये जो पर्सन है इसके पास टाइम ही नहीं है रेस्ट के लिए, ये वर्क में इतना बिजी रहता है, या इसके मल्टीपल बिजनेस होंगे, इसकी ट्रैवलिंग्स इतनी होगी कि इसके पास हेल्थ के लिए टाइम नहीं है। और ये पर्सन हमेशा एक प्रैक्टिकल रिलेशनशिप में होगा। प्रैक्टिकल में ऐसा होगा, तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम करता हूँ, जब हम घर पे मिलेंगे तब हम बात करेंगे, मतलब वेरी प्रोफेशनल। अगर हम करियर वाइज बोलते हैं तो ये पर्सन मोस्टली हायर एजुकेशन में जाते हैं। ओके, और यही कार्ड फिर रिवर्स आ गया तो? ये कार्ड रिवर्स हो गया तो आपके पास अथॉरिटी नहीं रहेगी।
रिलेशनशिप में आपकी नहीं चलेगी, पार्टनरशिप में आपकी नहीं चलेगी, यानी पूरा चेंज उल्टा पूरा हो चेंज हो जाता है। जाएगा। हाँ, फिर हेल्थ में उसके लिए उसके पास बहुत टाइम है हेल्थ में, यानी एक्सरसाइज और ये सब चीजें करने क्योंकि की। काम ही नहीं है ना। हाँ। और इसमें फिर एलिमेंट्स जैसे आपने मुझे बताया कि वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, तो कार्ड्स में अलग अलग एलिमेंट्स भी होते हैं। यस, तो वो जो कैसे पता माइनर चलता है? अरकाना के जो कार्ड्स है ना, उसमें ईच कार्ड 14 है और 4 एलिमेंट्स में डिवाइड है वो। एंड जो बाकी के जो मेजर अरकाना है उसमें रैंडम एलिमेंट्स आए हैं। जैसे मून है, वो तो पूरा वाटर हो गया, सन एनर्जीज हो गई है, तो सन में तो पूरा एयर का आ गया है। तो जो मेजर अरकाना है उसमें सब मिक्स एनर्जीज में है, एलिमेंट्स में। नेगेटिव कार्ड कौन सा है? नेगेटिव कार्ड ऐसे हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हर कार्ड हर सिचुएशन के लिए अलग हो गया है। अब ये कार्ड मैंने जो अभी बताया था, तो ये हेल्थ के लिए नेगेटिव हो गया कि आप हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो। वैसे ही मैंने बताया आपको उस डेविल का जो कार्ड है उसमें भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। मून का कार्ड है, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, पर्सन में एबिलिटी है, तो वो नेगेटिव हो गया है। सन का कार्ड है, अथॉरिटी का कार्ड है, पर इंसान गर्म दिमाग का है, तो वो गुस्से में या एंगर में चीजें खराब कर सकता है। डेथ वाला जो कार्ड आता है वो? डेथ वाला कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है, तो इसमें हम एग्जैक्टली डेथ नहीं बोल सकते। वो कार्ड अगेन फाइनेंशियल, अगर आपका नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो सकता है, रिलेशनशिप खराब था अच्छा हो सकता है, लेकिन रिलेशनशिप में आपको लगता है सेपरेशन चाहिए, वो भी हो सकता है। इसमें फैमिली भी बन सकती है। रिलेशनशिप के अलावा बहुत कम टाइम में हम ऐसा सोचते हैं, अगर पर्सन बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पे और डेथ आ रहा है, तो दैट टाइम वी आर इन अ डाउट कि पता नहीं उसका अभी हेल्थ कैसा होगा। बट अगर ख़राब है तो अच्छा भी हो सकता है। अगेन जैसा मैंने बताया, डेथ का कार्ड देख के भी लोग बहुत डरते हैं, डेविल का देख के बहुत डरते हैं। और एक 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जिसमें हार्ट बनाया एंड 3 स्वॉर्ड्स है। उसमें लोगों को ऐसा लगता है कि बस हो गया, सब खत्म, बट वो आपकी एक्सपेक्टेशन का कार्ड है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मैं आज किसी को प्रपोज करने जा रहा हूँ और उससे मुझे हाई बोलना चाहिए, बट उसको पता ही नहीं है ना कि आपके मन में उसके लिए फीलिंग्स हैं। आप जॉब के लिए जा रहे हो, आपको बहुत नीड है जॉब की, बट जिसके पास इंटरव्यू करने जा रहे हो उसको थोड़ी पता है कि आपको नीड है नहीं है। वो तो एज अ इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू लेगा ना। या आपको किसी ने रास्ते में चिल्ला दिया या एक्सीडेंट हो गया और आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग ले जा रहे थे, उनको क्या पता, आप एक्सपेक्ट करते हो किसी को हमारी वैल्यू ही नहीं है, किसी को सपना नहीं आएगा ना, आपको उनको बताना पड़ेगा। इवन वो घर पे भी हो सकता है कि हम हमारी फैमिली वालों से एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑलरेडी मेरे पास जॉब नहीं है, या कल मेरी एग्ज़ाम है, या मैं कोई इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए भी जा रहा हूँ, तो आपको बताना होगा कि कल ऐसा ऐसा है, तो आप मुझे कुछ बोलना मत, या मैं इतने बजे मुझे जाना होगा। तो आपको शेयर करना होगा। आप शेयर नहीं करोगे और आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपके लिए सब कुछ कर ले। जनरली ये कपल्स में ही होता है, हर टाइप के कपल्स होते हैं। तो वाइफ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करती है कि बर्थडे आ रहा है, तो हस्बैंड सोचते हैं जिस दिन आएगा उस दिन डिसाइड करेंगे। वो पहले से एक्सपेक्ट करती है कि गिफ्ट होना चाहिए, या एनिवर्सरी प्री प्लानिंग जो उनकी होती है। तो अब समझो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो रहा है, बर्थडे हो रहा है, एंगेजमेंट सेलिब्रेशन की बात आई, तो हस्बैंड को थोड़ी पता है कि वो एंगेजमेंट में भी कुछ प्लान कर रही है और हस्बैंड ने उस डे पे कोई मीटिंग ले ली है। तो जनरली ये टाइम पे बहुत बवाल होता है। आपके पास सबसे ज्यादा क्वेश्चंस क्या रिलेटेड आते हैं? तीनों आते हैं। रिलेशनशिप, दिस टाइम मैंने देखा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इट्स नॉट, मैं डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दूंगी, बट मैंने देखा है कि जहाँ रिलेशनशिप इशू या रिलेशनशिप खराब होने लगते हैं ना, वहाँ उनका करियर, हेल्थ, सब चीज़ें खराब होने लगती है। ऑल्दो अगर आप सिर्फ बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, वो एक अलग बात होती है, बट रिलेशनशिप के लिए सबसे ज़्यादा आते हैं, उसके बाद फाइनेंस या करियर एंड हेल्थ। बाकी जो और भी आते हैं वो तो फिर रेयर है, वो रेयर है। जैसे आपने मुझे वॉन्ड वाला कार्ड दिखाया था, तो फिर वो माइनर आर्क्स में फिर कितने टाइप के कार्ड्स होते हैं वॉन्ड्स वाले? 14 जितने भी 56 कार्ड है, 14 में जो डिवाइड है, तो 1 नंबर जो जैसे मैंने वॉन्ड का दिखाया था वो 1 है, फिर 2 ऑफ वॉन्ड्स आएंगे, उसमें 2 लोग रहेंगे, फिर 3 ऑफ वॉन्ड, उसमें 3 वॉन्ड्स, तो जितने नंबरिंग उतने वॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे। फिर मैंने एक और आपको एक कार्ड दिखाया था नाइट ऑफ वैंड का, जिसमें आपका करियर कैसा होगा, जैसे वो पर्सन जो हॉर्स पे जा रहा था, तो वैसे फिर 1 to 10 कार्ड हो गए, फिर 4 कार्ड हो जाते हैं। एक होता है पेज ऑफ वैंड्स, तो जहाँ इंसान जस्ट अपनी लाइफ की कुछ शुरुआत कर रहा है,
मतलब जस्ट उसका 10th या 12th हुआ है या ग्रेजुएशन हुआ है और वो अपने करियर के लिए कुछ स्टार्ट कर रहा है। जहाँ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आए वहाँ पे पर्सन ऑलरेडी मिडल इस पे है कि उसका करियर हो, मैरिज हो, यानी सेटल होने वाली सिचुएशन है। उसके बाद आती किंग एंड क्वीन। तो अगर किंग और क्वीन में ऐसा होता है कि अगर आप मुझे पूछ रहे हो कि मुझे किस टाइप का पर्सन मिलेगा, मुझे जॉब लगेगी क्या, तो किंग एंड क्वीन में कौन से कार्ड्स आ रहे हैं फिर हम उससे रीडिंग करते हैं। किंग यानी मस्कुलाइन और क्वीन फेमिनिज्म, यस। फेमिनिज्म। तो फिर यानी क्वीन क्या डिफाइन करती है और किंग क्या डिफाइन करते हैं? दोनों भी अथॉरिटी डिफाइन करते हैं, बट अगेन जो आपने बोला कि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, तो वही इमोशनल वाला पार्ट रहेगा। जैसे एक कप्स के कार्ड है वाटर एलिमेंट के, उसमें किंग ऑफ कप्स अगर आ गया तो आप भले बिजनेसमैन हो, लेकिन आपके अंदर इतना इमोशनल है कि आपका बिजनेस अच्छा हो के भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आप लोगों की फीलिंग्स के साथ इतना रहते हो कि आप अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ये क्वीन के साथ होगा। बट अगर वैंड में किंग आ गया है, वो माइंड से चलेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, उसमें एग्रेशन होगा। तो जो 4 एलिमेंट है, तो फर्स्ट आता है हमारा वैंड्स जो एग्रेशन बताता है, कप्स जो इमोशनल पार्ट पे बताता है, उसके बाद पेंटिकल जो एकदम ही ग्राउंडेड रहेगा और मनी रिलेटेड रहेगा। कैसे ग्राउंडेड और मनी रिलेटेड रहेगा? एकदम बोलते हैं ना डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी रहेगा, लेकिन उसको पता होगा या उसके लाइफ में बहुत पैसा होगा, मतलब उसको गिफ्ट में भी ऐसा होगा ना कि लग्जरियस गिफ्ट ही मिलते होंगे, डायमंड का सेट, डायमंड की रिंग, कार, फार्म मिल गया है ना, उसको सर्व होप मिलेगा एकदम, व्हाटएवर मनी कैन बाय मनी। हाँ, और फिर उसके बाद एक आते हैं स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स एकदम हाई एनर्जी एयर वाला, जहाँ आप इंसान के अंदर पेशेंस ही नहीं है, उसको इंस्टेंट चाहिए की चीज़ है, उसको इंस्टेंट आंसर करना है। मोस्टली जो हम देखते हैं ना, इसमें लोग आईटी वाले ज़्यादा रहते हैं। आप देखना कि आईटी वालों को आप कुछ भी काम बोल लो, वो मंडे टू फ्राइडे पैक रहते हैं, तुमको जो बोलना है सैटरडे। अब तो वो लोग ऐसे हो गए, उनके सैटरडे संडे भी पैक रहते हैं, उनकी प्लानिंग्स रहती है, पर मंडे टू फ्राइडे ना वो आपसे बात करेंगे ना कुछ, उनका वर्क और वो बस। बाकी जो 3 एलिमेंट है वो आपको टाइम भी दे देंगे, पर वो लोग कभी नहीं देंगे। फिर ये कौन से हर एलिमेंट से ने, ये जो जैसे वॉन्ड है वो कौन सा एलिमेंट को ये करता है रिप्रेजेंट? फायर, कप्स वाटर एंड पेंटिकल एंड अर्थ एंड स्पॉट्स एयर। तो ये फिर डिफाइन क्या करता है? फायर जैसे एग्रेशन आपने बताया, फायर इज एग्रेशन। अर्थ वाला डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी। ओके। वैंड्स एकदम वैंड्स जो है उनके अंदर एग्रेशन होगा, लेकिन वो सब चीज़ की वैल्यू भी करते हैं। और जो कप्स वाले हैं इमोशनल, उनके लिए उनकी फैमिली सबसे पहले, बाकी सब बाद में। उनके लिए रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है। इमोशनल वाले इस पे भी आते हैं, बिकॉज वाटर थोड़ा सा इमोशनल फ्लोइंग होता है। में जैसे कार्ड्स में अलग अलग कलर्स होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, वो आप मुझे बता सकते कैसे हम पढ़ सकते हैं उसमें कार्ड्स में? जैसे मैंने कुछ कार्ड्स निकाले हैं, इसमें आपको एकदम ब्लूइश और बैकग्राउंड में दिख रहा है कोई सेलिब्रेट कर रहा है, तो ये जो कलर है ये पॉजिटिविटी का कलर है, क्लियर है। ये लोग कोई चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, देयर माइंडसेट इज वेरी क्लियर। अब यहाँ पे आपको रेड दिख रहा है, ये एग्रेशन का कलर है। ये पर्सन वेरी एग्रेसिव और अथॉरिटेटिव है, जैसे आपको वो सिटिंग उसका दिख रहा है। यहाँ पे आपको एक ब्लैकिश टाइप दिख रहा है, थोड़ा डार्क कलर दिख रहा है, तो ये पर्सन एक पेन में है। और वो जो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं उसमें स्टार्स जैसे स्नोफॉल टाइप्स हो रहा है वहाँ पे, मतलब वो पर्सन पेन में है। एंड ऐसी सिचुएशन है जैसे बहुत तेज बारिश आ रही है या बहुत ठंडी पड़ रही है, बट कोई उनकी हेल्प, वो टाइम पे कोई बाहर नहीं निकलेगा ना, तो कोई उनको समझने के लिए उनके आसपास भी नहीं है। आप मुझे ये पूरा कार्ड बता समझा सकते कि आप कैसे पढ़ते हो उसको? हाँ, अगर आप ये कार्ड देख रहे हो, पेंटिकल का कार्ड है, यहाँ पे पेंटिकल्स बने हुए हैं, और अगर आप इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे, एक विंडो है और इसके बीच में एक प्लस का साइन है, ऑब्वियसली क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर के कार्ड्स है इसीलिए प्लस का साइन है। इट मीन्स ये कोई स्पिरिचुअल प्लेस है। अब ये जो 2 पर्सन है, हैंडीकैप भी दिख रहे हैं हमें, यानी वो इतने पेन में हैं और ऐसी सिचुएशन में कि उनको रातों रात या इमीडिएट उनको वहाँ से जाना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल घर खाली करना पड़ रहा है, या उस कॉलोनी से जाना पड़ रहा है, या सिटी चेंज करना पड़ रहा है।
ठीक है, तो अभी के लिए फॉर अ टाइम वो स्पिरिचुअल हेल्प ले सकते हैं, कोई पर्सन नहीं है बट स्पिरिचुअल हेल्प हो सकती है, लेकिन उनको भगवान पे भी अभी भरोसा नहीं है, इतने पेन में वो लोग। वो चाहे तो वहां जाके बैठ सकते फॉर अ टाइम के लिए, पर उनका भगवान पे भी भरोसा नहीं है। बट ये टेम्पररी सिचुएशन है क्योंकि ये माइनर अरकाना का कार्ड है। ऐसा तो नहीं है ना कि भगवान आपका कभी साथ नहीं देगा, सबको भगवान एक जैसा ही देता है। कभी पेन में रहते हैं आप लोग तो कभी उतनी ही खुशी देता है। तो हमको दोनों टाइम उनके लिए ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ अच्छे में ही करते, बुरे में तो हम देखते भी नहीं है। वो ऐसा भी बोलते हैं ना कि जब तक पेन नहीं है तब तक आपको खुशी का इम्पोर्टेंस पता नहीं चलता, वैल्यू नहीं रहेगी उस चीज की। हाँ, तो ये ना दोनों लाइफ में बैलेंस होना जरूरी है, गम और उसी तरीके से लाइफ अपनी चलती भी है। और आप मुझे और बता सकते हो जैसे स्नोफॉल ही क्यों हो रहा है? अब ये कार्ड अगर मैं किसी के लिए निकाल रही हूँ और ये कार्ड पहले ही आ जाता है, फॉर एग्जांपल किसी ने कुछ पूछा है कि मेरी लाइफ कैसी रहेगी और ये कार्ड है, तो मैं उनको बोलूँगी आपके लाइफ में एक सिचुएशन आएंगी जिसमें आपका पेन होगा या आपको फॉर अ टाइम के लिए आपको वो पेन सहन करना ही पड़ेगा। तो ये हम पहले से ही उनको गाइड कर देते हैं। अगर वो सिचुएशन नहीं आई सकता है फिर ये बोल सकते हैं लोनलीनेस, क्योंकि कोई हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा रेडी है, नहीं है या आ ही नहीं रहा है। बट ये क्या होगा ना कि आप आज वो पर्सन से मिल रहे हो और नेक्स्ट डे पता चल रहा है वो वहां से गायब हो गया है, यानी उतना टाइम ही नहीं मिलेगा ये लोगों को किसी से मिलने का। और वो जो 2 पर्सन दिख रहे हैं उसमें, तो वो क्या डिफाइन हो रहा है? 2 लोग उधर जो दिख रहे हैं, हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर सिंगल पर्सन है और उनके साथ कोई एक ही जना रहता है, जैसे हस्बैंड वाइफ हो गए या भाई बहन हो गए हैं या मदर और उसका कोई चाइल्ड, ऐसा बोल सकते हैं हम। करियर पे कैसे डिफाइन करेगा ये कार्ड? फॉर एग्जाम्पल कोविड आएगा, सडनली आपका जॉब चले गया है या आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है, जो फॉरेन में रहते हैं उनका वीज़ा कैंसिल हो गया, उनको तुरंत इंडिया आना पड़ रहा है। एंड लास्ट अगर आप देख रहे हो ये येलो कलर का कार्ड है, तो ये पॉजिटिव कार्ड है। येलो कलर क्या डिफाइन कर रहे हैं? येलो पॉजिटिविटी डिफाइन करता है। और ये कार्ड को भी आप समझा सकते हो मुझे कैसे? हाँ, ये स्ट्रेंथ का कार्ड है। यहाँ पे आपको एक लॉयन दिख रहा है, एक लेडी है, लेडी के ऊपर इन्फिनिटी का साइन है। जनरली ये कार्ड स्ट्रेंथ का है तो हम शनि का कार्ड बोलते हैं, बट एट द सेम टाइम दिस कार्ड वी कैन से कि आप में बहुत स्ट्रेंथ चाहिए। अगर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं या मैरिज के लिए देख रहे हैं, कोई भी चीज़ के लिए, तो आप में बहुत स्ट्रेंथ चाहिए वो चीज़ तक पहुंचने के लिए। अगर कोविड, पेशेंस बोल सकते, कोविड में जैसे डॉक्टर्स ट्रीट नहीं कर रहे थे क्लाइंट्स को, मतलब उनके पेशेंट्स को नर्सेस कर रही थी। तो एक्चुअल में अगर हम देखें वॉरियर तो वो थी वो टाइम पे, या फिर स्वीपर बोल सकते हैं, जो मतलब अपने कंफर्ट जोन से निकल के कुछ कर रहे थे। ओके, इन हार्ड वर्किंग पीपल बोल सकते हैं अपन। फिर हार्ड वर्किंग तो देखो हर कोई है लाइफ में, लेकिन हार्ड वर्किंग में भी जो पेशेंस रख के हार्ड वर्क कर रहा है, मतलब उनको अपने पे खुद भरोसा बहुत है। 8 नंबर शनि का नंबर है, ठीक है, वो हार्ड वर्किंग का ही नंबर है। शनि भगवान बोलते तुम हार्ड वर्क करो तो मैं रिजल्ट दूंगा, लेकिन फिर वो इतना रिजल्ट देते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते। आप कोई काम कर रहे हो, आपने कुछ टाइम किया और आप बोलोगे नहीं यार ये नहीं चल रहा है, बट शनि भगवान सिर्फ आपका पेशेंस और आपके कर्म देखते हैं कि अपने कर्म कितने आपके, तो आपके जो कर्माज है उस पर भी चीज़ें वर्क करती है। सूट्स ऑफ वॉन्ड्स क्या डिफाइन करता है? सूट्स ऑफ कप्स क्या डिफाइन करता है? सूट्स ऑफ स्वॉर्ड्स क्या डिफाइन करता है? तो ये पूरे कार्ड्स कैसे, यानी वही जो मैंने 1 to 10 बोला ना, हाँ। और फिर जो 4 कार्ड्स बोले वो सूट्स कहते हैं। उसमें पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग जो आते हैं वो सूट्स ऑफ कार्ड्स होते हैं। okay. तो जैसे माइनर अरकाना वो हो गया, यहाँ से हम एज डिफाइन करते हैं। जैसे कि पेज है तो वो 0 to 25 के बीच में कोई पर्सन है। नाइट है तो 25 to 35, एंड जो किंग और क्वीन है वो 30 या 35 अबव ही रह गए। ये जनरली हम कैसे फाइंड आउट करते कि आपको जो पार्टनर मिलेगा वो कौन से एज का होगा, आपकी मैरिज कौन सी एज में होगी, और बिजनेस को सक्सेस होने के लिए कितना टाइम लगेगा, आपके बॉस मेल होगी कि फीमेल होगे, जैसे आपने मुझे बताया ही नहीं। और क्वीन ऑफ कप्स का निकलेंगे तो मैं बोलूँगी मेरे को लग रहा है आपकी मेल ये है,
फीमेल है या मेल, या आपको किसी ने ट्रैप में फंसाया तो वो कौन और किस एज का हो सकता है, आपके घर में कोई चोरी हुई है तो कैसा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें फिर वो सूट वाले कार्ड से हमको क्लियर पता चल जाती है। और फिर वो जो 1 to 10 तक रहता है वो, तो फिर वो 1 क्या डिफाइन करता है, 2 3 4? 1 अपॉर्चुनिटी डिफाइन करता है, 2 पार्टनरशिप को डिफाइन करता है, फिर 3 फैमिली आगे बढ़ रही है या फैमिली को और एक्सपांड कर रहे हो, 4 में फिर आप लाइफ में स्टक हो जाते हो क्योंकि एक्सपेंसेस भी लगते हैं, तो यहाँ आप अपने हाथ को टाइट करते हो। 5th में फिर थोड़ा कंफ्यूजन होता है डिसीजंस वगैरह लेने में। फिर 6 में आप चीज़ों को रिवाइंड करके फिर आगे बढ़ते हो। 7 में अगेन आप स्टॉप हो जाते हो। फिर 8 में आप मतलब सेटल हो जाते हो, रोलिंग हो जाती है चीज़ें। फिर 9 में भी आप लाइक सेटल वाले पार्ट में, और 10 इज द एंड। तो इंडिया ने कैसे, इंडिया ने लास्ट में क्या है, आपके पास end? फैमिली है कि आप सिंगल हो, मोस्टली फैमिली ही रहती है, या आप कितने पेन में हो, या वो आपका लास्ट फेज होता है। ओके, तो 10 यानी लास्ट फेज, 10 वो जर्नी का एंड ऐसा बोल सकते हैं अपन उसको। हाँ, वो पर्टिकुलर टाइम एंड होने वाला है और न्यू स्टार्ट होने वाला। क्वेश्चंस जैसे होते हैं तो कितने कार्ड स्प्रेड होते हैं या कितने कार्ड्स निकाल के पता चल सकता है कि हम प्रेडिक्ट कर ऐसे सकते तो हैं? एग्जैक्टली प्रेडिक्शन जब हम सीखते टैरो रीडिंग तो स्प्रेड सिखाया जाता है, 1 स्प्रेड 2 स्प्रेड। जैसे 1 है कि सिर्फ पर्सन की एनर्जी जानना है तो 1, 2 है तो थोड़ा सा उसके कुछ क्वेश्चन है या येस नो में आंसर चाहिए। 3 में ऐसा देखा जाता है कि मेजॉरिटी कार्ड येस में आ रहे हैं कि नो में आ रहे हैं। फिर 4 में हम उसको हेल्थ वेल्थ ऐसा बता सकते हैं। फिर हम जितने कार्ड्स निकाल रहे हैं उतना ज़्यादा उसको डीप में नॉलेज दे सकते हैं। मतलब एक ही कार्ड में, जैसे मेरे पास कभी भी क्लाइंट्स आते हैं, मैं फर्स्ट उनको बोलती हूँ मैं जनरल निकालती हूँ, उसमें 5 6 या 7 रैंडमली निकालती हूँ। तो उसमें मैं उनको रिलेशनशिप का भी बता देती हूँ, फाइनेंस भी बता देती हूँ, हेल्थ भी बता देती हूँ, और करंट उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ये भी बता देती हूँ। तो वो अगर क्वेश्चन रेडी करके आए ना, उनके आधे क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो जाते हैं। उनको पूरा मैंने एक ओवरऑल बता दिया ना कि आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है और आप सोच रहे हो, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप और एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, और फैमिली सपोर्ट है नहीं है, हेल्थ में क्या प्रॉब्लम है, फाइनेंसेस क्या है। तो ये ओवरऑल पूरा डिस्कशन एक में हो जाता है। फिर डीप में हम लोग पर्टिकुलर एक एक क्वेश्चन से रीडिंग करते हैं। इन्हें आपको एक ओवरव्यू, फिर पेन पॉइंट भी पता चल सकता है कि एग्जैक्ट कहाँ पे पेन पॉइंट है, फिर उसको अपन ज़्यादा डिटेल में। अगर मैंने क्लाइंट को ट्रिगर कर दिया उनके पर्टिकुलर क्वेश्चंस बोलने के पहले, फिर तो वो पर्सन इतना इमोशनल हो जाता है, ओपन अप भी हो जाता होगा। ओपन अप तो होते ही है, बट इतना इमोशनल हो जाता है कि समटाइम मेरे स्टाफ या मेरे फैमिली वाले बोलते हैं कि तू कैसे देख लेती किसी को इतना रोते हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना इंसान रोएगा उतना वो अपने आप को रिलीज करता है। जापान में मैंने सुना एक कैफ़े है जो स्पेशली फॉर रोने के लिए ही है। मतलब वहाँ लोग आते हैं और वहाँ पे शायद कैबिन या कुछ बने हैं, वहाँ पे बहुत सारा रोते हैं और फिर चले जाते हैं। तो वो रिलीजिंग कैफ़े ही बना हुआ है। तो यहाँ हम लोग कोई रोता नहीं, नहीं मत रो, चुप हो जा, अरे क्यों रोना, अरे रो, जितना रोंगे उतना आप कॉन्फिडेंट होगे, उतना पॉजिटिव रहोगे, उतना आप अपने आप को और दिखाओगे बन के कुछ, ऐसा मुझे लगता है। यूजुअली यानी कितने टाइप के कार्ड्स ओपन होते हैं, उसमें कुछ नंबर्स वगैरह भी होते हैं, जैसे 1 कार्ड 2 कार्ड 3 कार्ड्स, यानी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए एक ऐसा है कुछ कि स्पेसिफिक इतने कार्ड्स निकलने चाहिए? मैं जनरली 4 या 5 कार्ड्स निकालती हूँ। मुझे लगता है इतने कार्ड्स इनफ होते हैं। बाकी फिर अगर समझो आपने मुझे कोई फाइनेंस का कार्ड पूछा कि मेरा फाइनेंस कैसे रहेगा, तो मैंने 5 कार्ड में आपको एक्सप्लेन किया। फिर आपने पूछा कि मेरे को एक और बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, तो वो फाइनेंस रिलेटेड ही हुआ, तो मैं उसी स्प्रेड में और कार्ड्स निकाल सकती हूँ। तो वो 10 कार्ड्स हो गए, ऐसा हो सकता है। तो डिपेंड्स कि आप क्या, जनरली येस नो के लिए 2, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए 3। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करती है चीज़ें कि आप किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। और वो 10 कार्ड्स को कुछ ऐसे सेलेस्टियल कार्ड्स स्प्रेड कुछ बोलते हैं ना? हाँ, सेल्टिक स्प्रेड बोलते हैं, यस। उसमें आपका करंट सिचुएशन, पास्ट आपके साथ क्या हुआ है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, आपकी फैमिली से कैसा सपोर्ट रहेगा, सोशली सपोर्ट कैसा होगा, आप उस पैसों को कैसे यूज़ करोगे, एंड फाइनल आउटकम ऐसा उसमें आता है। तो इट्स अ जर्नी टाइप वो रहता है, और जो फाइनल आउटकम है वो पॉजिटिव होना चाहिए।
बाकी चीजें तो आप जर्नी कर लोगे, लेकिन आउटकम पॉजिटिव होना चाहिए उसमें आपका। तो उसमें है ना एक गाइडेंस अच्छा डिटेल में मिल जाता है। वो बहुत अच्छा स्प्रेड है, उसमें आपको बहुत ओवरऑल मतलब फिर आपको मल्टीपल क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं, एक सेल्टिक स्प्रेड में आपके सारे आंसर्स आ सकते हैं। जैसे सेम क्वेश्चन अगर मैं 2 बार पूछूं तो सेम कार्ड्स आएंगे कि फिर अलग अलग कार्ड्स भी आ सकते हैं? अलग भी आ सकते, पर मैंने जितना अभी तक रीडिंग किया मोस्टली सेम आते। 2 बार भले डिफरेंट कार्ड आएंगे लेकिन मीनिंग सेम ही होगा। या कुछ सिमिलर हुई हाँ इससे मतलब होगा। अगर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स निकाले और बाद में 2 ऑफ कप्स ही आ रहे हैं तो दोनों आपको गाइड कर रहे हैं, पर दोनों में नंबरिंग 2 2 ही आ रही है। मैं क्या करती हूँ बहुत बार टैरो रीडिंग में कि टैरो हो जाता है ना, उसके बाद लास्ट में एंजल गाइडेंस कार्ड निकालते हैं हम लोग। तो जितनी भी हमने पूरी टैरो कार्ड रीडिंग की है, लास्ट में एंजल गाइडेंस में क्लाइंट वाज हैप्पी, मतलब उसको ऐसा लगता है कि हाँ कि गाइडेंस मिल जाता है मिल उनको। जाता है एक और। आपने मुझे जैसे काफी कुछ बताया, तो एक क्वेश्चन मेरे मन में यह है कि कितने दिन में एक अच्छा टैरो कार्ड रीडर बन सकता है? जनरली जो भी सीखता है ना तो उनको ऐसा लगता है कि कल से ही हम स्टार्ट कर दें। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप टैरो सीखने के बाद हर कार्ड को बाय हार्ट लर्न नहीं कर लेते तब तक आप रीडर नहीं बन सकते हैं। एंड टैरो को आपको पूरे टाइम कैरी करना होगा, लाइक सोते वक्त कहीं आप जा रहे हो अपने बैग में रखो। तो जितना टाइम टैरो को आपसे कनेक्ट होने में लगेगा और पॉजिटिवली आप उसको करोगे तभी, क्योंकि जैसे मेरे पास आते कि मैम आप तो इतनी अच्छी रीडिंग करते हो तो हमको कितना टाइम लगेगा, मतलब ये बस मैं उनको बोलती हूँ मैं 10 साल से मैं टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हूँ और आपको अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं। तो इट्स अबाउट आपकी प्रैक्टिस। इसलिए मैं हमेशा टैरो सिखाने के बाद कम से कम 1 से 2 वीक लेती हूँ उनको प्रैक्टिस करवाने में। जैसे इंटर्नशिप नहीं होती है कि आप किस टाइप के कार्ड्स आ सकते हैं या कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो प्रैक्टिस जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी आप अच्छे टैरो कार्ड रीडर बन सकते हो। प्रैक्टिस इज द की फॉर द सक्सेस, जो बोलते वही है। बट जैसे अभी कोई सीख लिया है और उन्होंने टैरो कार्ड रीडिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी, तो वो कई बार मिसगाइड भी कर सकता है फिर वो इससे तो लोगों को। यस कर सकते हैं। बट ये ना फिर कैसे एक इंडिविजुअल ने आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ही इज एक्सपर्ट एंड ही इज नॉट? मैंने बोला ना कि जब आप किसी रीडर के पास जा रहे हो तो आप सेटिस्फाई हो या नहीं हो वो आपको पता चल जाता है कि मतलब मेरे को जो आंसर्स चाहिए थे वो मिले या नहीं। कुछ आपकी इथिक्स में भी होता है, जैसे हमारे इथिक्स में ये है कि हम जेंडर नहीं बताते हैं, हम मैचेस का नहीं बताते हैं, या हम कोई हमें कुछ गैम्बलिंग रिलेटेड पूछता है तो वो मैं नहीं बताती हूँ। तो ये आपके इथिक्स में आ रहा है। कोई आपको अगर ये सब चीज़ें बता रहा है तो वो शॉर्टकट अप्लाई कर रहा है और आपको सिर्फ जितना आपने पूछा उतना ही आंसर कर रहा है, तो ये तो समझ में आने लग जाएगा कि कैसा रीडर है वो। आपको मैंने बताया जैसे जितना डीप में वो आपको रीडिंग देता है, या समटाइम ऐसा होता है कि कार्ड्स कुछ और बोलते हैं और हम क्लाइंट को जेन्युइनली इंट्यूशन कुछ आ रहा है तो उनको वैसा भी गाइड कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ रीडिंग टैरो कार्ड्स पे ही डिपेंड हो तो सिर्फ आप एक रीडर हो, लेकिन अच्छे रीडर के लिए आपका प्रैक्टिस, आपका इंट्यूशन, आपको उसकी एनर्जी समझ में आनी चाहिए। मैं टैरो कार्ड जब शफल करती हूँ मुझे समझ में आ जाता है क्लाइंट को किस बॉडी पे किस जगह पे क्या पेन हो रहा है, मतलब उसको क्या सेंस हो रहा है उस जगह पे। ये कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो? ये मुझे आ जाता है ऑटोमेटिकली। इंट्यूशंस बोल सकते हैं हम इसको। इंट्यूशन, या मुझे पर्टिकुलर उस बॉडी पार्ट पे पेन होता है, मतलब ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे अभी मैं बैठी हूँ मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है और मैं किसी की रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे ना यहाँ कुछ तो भी हो रहा है, तो मैं जस्ट पूछती हूँ आपको यहाँ कुछ पेन या कुछ सेंसेस हो रहे हैं, तो बोलते हैं हाँ बहुत दिन से गर्दन दुख रही है, नींद नहीं आ रही है, बहुत दिन से हेडेक हो रहा है, सडनली आँख में से आंसू निकलने लग जाते हैं, तो ये फील होने लग जाता है। तो टैरो रीडर कितना प्रैक्टिशनर है, कितना उसको एक्सपीरियंस है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आपका इंट्यूशन ही सब कुछ है। टैरो तो इज द मीडिएटर। आप उस टैरो ने आपको चूज किया, आप किसी को चूज नहीं करते हो, टैरो आपको चूज करता है, क्रिस्टल आपको चूज करता है, डेस्टिनी आपको चूज करती है, आप चूज नहीं करते हो किसी को। यानी ऐसा आप बोल सकते कि एक ह्यूमन, एक इंडिविजुअल को टैरो कार्ड रीडर भी अट्रैक्ट करता है कि मैं ये पर्टिकुलर टैरो कार्ड रीडर के पास जाऊँ, उनके डेस्टिनी में लिखा होता है। यस,
अब अगर हम दोनों एक दूसरे को बहुत साल से जानते हैं, लेकिन आपने 5 साल लगा दिए हम एक दूसरे को मिलने में, तो वो डेस्टिनी हुई ना कि हम 5 साल तक नहीं मिल सकते, उसके बाद ही मिल सकते। इसमें सोल जर्नी कहा जाता है उस चीज़ को, कि जब वो जर्नी आपके इसमें आनी रहती है तभी। अब कुछ जर्नी होती है जो आपके साथ टेम्पररी होती है, कुछ जर्नी होती है जो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, मतलब टेम्पररी और परमानेंट। जैसे हमारे फैमिली फ्रेंड्स या हमारे पार्टनर, ये परमानेंट जर्नी वाले होते हैं। जो स्टाफ हो गए हैं या कुछ फ्रेंड्स हो गए हैं या हम डेली किसी से मिल रहे हैं, ये टेम्पररी लोग हो जाते हैं। और सोल कॉन्ट्रैक्ट करके भी कोई ऐसी चीज होती है, वो क्या होती है? अब वही टेम्पररी में ही आता है वो सोल कॉन्ट्रैक्ट, कि वो सोल आएगा, आपको कुछ सिखाएगा और वो चले जाएगा। और एक इंडिविजुअल पे जैसे देखा जाए तो जैसे हमारे अंदर भी एक सोल होती है, तो हमारी बॉडी, हमारी ये सिचुएशन को भी सोल ने चूज किया हुआ है। यस। आपको ऐसा लगता है क्या कि हमारी सोल ने हमारी जर्नी ऑलरेडी देखी हुई है और उसने वो चीज़ वो देख के ही चूज की है? ये चीज़ तो एग्जैक्टली नहीं बोल सकती, बट हाँ, आपके कर्म से आपका सोल हो सकता है। जैसे हम नहीं बोलते कि इसमें थोड़ा फिर पास्ट लाइफ का भी आ जाता है, कि आपके पास्ट लाइफ में कैसे आपने वर्क किया या आपके क्या कर्म है, उस टाइप से आपको वैसा सोल मिलता है। वैसा घर भी आपको तभी मिलता है। घर यानी आपके पेरेंट्स भी तभी मिलते हैं, वैसे ही आपको पार्टनर मिलता है, वैसे ही आपको बच्चे मिलते हैं, वैसे ही आपको काम मिलता है। जैसे टैरोट कार्ड रीडिंग में कुछ प्रेडिक्ट हुआ है, उसको हम चेंज कर सकते हैं? हमारे में कुछ कैपेसिटी हो सकती है वो चेंज करने की फ्यूचर को? हाँ, वो गाइडेंस है ना। देखो, टैरो आपको गाइड कर रहा है। अगर आप बोल रहे हो कि मुझे मेरे बिजनेस को इतने इतने साल में सक्सेस लेके जाना है, तो टैरो के थ्रू मैं आपको गाइड करूँगी, आप ऐसी रेमेडी करो, ये क्रिस्टल वेयर करो, ये रिचुअल्स आप करो, तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो वो कार्ड्स चेंज हो जाएंगे। बट आप कुछ करोगे ही नहीं और फिर से आऊँगे कि यार प्रिया कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर मैं कार्ड देखूंगी तो और नेगेटिव भी हो सकते फिर कार्ड। जैसे कार्ड में है कि आपका बिजनेस कुछ टाइम के बाद मे बी बैड फेज में गुजरने वाला है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं? हाँ, आप सेकंड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। समझो पार्टनरशिप खत्म होने वाली है, तो आप अपना इंडिविजुअल बिजनेस स्टार्ट करो, या मैं उनको पहले ही बोलती थी आप अपने पार्टनर पे ध्यान रखो, या फिर आप आपके फाइनेंसेस को सेव करना स्टार्ट कर दो, अननेसेसरी के एक्सपेंसेस पे मत जाओ। या आपको लगता है कि आप अपनी वाइफ के साथ एक और बिजनेस स्टार्ट कर दो, वो तो हम गाइड करते ही है क्लाइंट को, वो हमें पता चल जाता है और वैसा ही गाइडेंस देती हूँ मैं। अब एक पर्सन है, जैसे मैंने आपको वो मैजिशियन कार्ड दिखाया, मैंने वो क्लाइंट को हमेशा गाइड किया, आप अपनी वाइफ को इन्वॉल्व करो या आप अपनी वाइफ के साथ एक बिजनेस स्टार्ट करो। उनका यही ईगो है, नहीं मैं ही करूँगा जो करूँगा, वो उनका ईगो ही है। वो पर्सन ईगो वाला ही रहेगा क्योंकि उसके पास सारी अथॉरिटी या सब होता है। तो मैंने देखा उस पर्सन को, उसने 6 साल में 6 बिजनेस चेंज किए और एट द एंड उसकी वाइफ ने घर से कुछ कुक मतलब कोई आइटम बना के सेल करना स्टार्ट किया एंड नाउ ही इज डूइंग नथिंग। वही 6 साल से मैं उसको गाइड कर रही हूँ, तो वो 6 साल में वो सोचो ना कितना अच्छा सेटअप हो सकता था। तो शायद वो डेस्टिनी भी वैसे वर्क कर रही है कि आपने गाइड कर दिया बट डेस्टिनी हैज प्लेड हिज हाँ, रोल। बोल सकते हैं डेस्टिनी। मतलब कभी कभी होता है ना कि आपको पता है कि ये हो नहीं वाला है, फिर भी आप कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हो, तो शायद आपको वो फेस ही करना लिखा है। और ये जो जैसे हमारी डेस्टिनी वाला जो साइकिल होता है, वो डेस्टिनी वाले साइकिल से अपन एस्केप कर सकते हैं? एस्केप तभी होता है या तो आप अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे हो, या एक आकाशिक रिकॉर्ड करके होता है। तो आकाशिक रिकॉर्ड अगर आपने किसी से करवाया है या आपने खुद करा है और वहाँ आपको एक आंसर मिल जाता है। बट हर चीज़ तभी चेंज होंगी जब आप कुछ करोगे, बैठे बैठे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको आपके कंफर्ट जोन से निकलना होगा। अगर आपने किसी को कुंडली भी दिखाई है फॉर एग्जांपल, तो वो आपको कोई रेमेडी बताएगा, भले ही मंदिर जाना है, पर आपको मंदिर तो जाना पड़ेगा ना। मैंने बोला है क्रिस्टल वेयर करना है तो पहनना तो पड़ेगा ना। आप सिर्फ परचेज करके रखोगे, बोलेंगे काम नहीं कर रहा है। मंदिर जाओगे, हाथ जोड़ के आ जाओगे। मंदिर जाना ही तो आपकी रेमेडी है, क्रिस्टल वेयर करना ही तो आपकी रेमेडी है। पर हम होते क्लाइंट कि मैम आपने बोला था ये सब हमने ले तो लिया है पर कुछ काम नहीं कर रहा है, तो उसको आपने कौन सी एनर्जी से काम किया है। मैंने बोला है मंदिर जाओ, आप चले गए।
तो वहाँ जाके हाथ भी तो जोड़ो, माथा भी तो टिकाओ, और वैसे पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो क्रिस्टल वेयर कर रहे हो तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ वेयर करो, बिलीफ के साथ, बिलीफ के साथ, फेथ के साथ। अगर वो बिलीफ और फेथ ही नहीं है तो फिर वो वर्क भी नहीं करेगा, फिर तो कोई भी चीज़ वर्क नहीं करेगी। हम पे नहीं, खुद पे ही रखो बस। आपको क्या लगता है ना, एक इंडिविजुअल ने टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहिए खुद के गाइडेंस के हिसाब से? यस, एक इंडिविजुअल ने टैरो सीखना चाहिए, या हर घर पे एक टैरो रीडर होना चाहिए। टैरो तो आप कहीं से भी सीख सकते हो, ये भी बात है, लेकिन टैरो को प्रॉपरली लर्न करना यानी सीखना या प्रिडिक्ट करना, तो उसके लिए आपको एक अच्छे ही टैरो रीडर से सीखना चाहिए। अभी अगर हम बात करते हैं तो ऑनलाइन हम क्लासेस देखते हैं जो आपको 1 वीक में या 2 आवर्स का क्लासेस हो रहा है। आप जब 2 आवर्स का करते हो तो फिर वो बोलते हैं हमारी मास्टर क्लास में हो। मास्टर क्लास भी उनकी 2 या 3 दिन की मैक्स। और मैं टैरो कार्ड रीडिंग सिखाती हूँ, मुझे 1 मंथ मिनिमम लगता है, मैक्सिमम क्लाइंट के ऊपर कि वो कितने जल्दी ग्रैब कर पा रहे हैं। तो आप अगर शॉर्टकट में जाओगे ना तो ऑब्वियसली आप अच्छे टैरो रीडर नहीं बनोगे। तो किसी भी चीज़ को टाइम लगता है, बट वो परफेक्ट होना चाहिए। टैरो रीडिंग से आप अपने, भली आप ज़्यादा प्रेडिक्ट मत करो या आप एज अ प्रोफेशनल मत जाओ, बट अपनी पर्सनल लाइफ के लिए आप उसको कर सकते हैं। जैसे कि मैं देख रहा था कि कार्ड्स में मेरे ख्याल से एक इंडिविजुअल अगर सीखता भी है तो उनका अटेंशन टू डिटेल भी काफ़ी बढ़ सकता है, कि वो डिटेल्स पे कितने, क्योंकि एक कार्ड तो बस एक इमेज दे रहा है पर उसमें इतने सारे डिटेल्स है जो यानी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या जिसने टैरो कार्ड सीखा नहीं वो देख भी नहीं पाता है। तो एक टैरो कार्ड रीडर का एक मेरे ख्याल से जो अटेंशन टू डिटेल है वो काफ़ी अच्छा होता है, और एक इंडिविजुअल अगर वो सीखता है तो मेरे ख्याल से उनका एटलीस्ट अटेंशन टू डिटेल, वो जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस कर रहे हो या कोई भी चीज़ में हो, तो वो एक अटेंशन टू डिटेल काफ़ी बेटर तरीके से हो सकता है। हाँ, मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं टैरो रीडिंग करना भी एक आर्ट हो गया है अभी। उसको आप कितने अच्छे से रीडिंग कर रहे हो, क्योंकि टैरो रीडर कभी भी नेगेटिव रीडिंग नहीं करेगा। भले नेगेटिव रीडिंग आई है लेकिन स्टिल वो उसको कितना पॉजिटिवली आपको कर सकता है। जो रीडर हमारे पास आया है, जो क्लाइंट है, वो तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा, पेन में ही आएगा ना। और हमको हमेशा पॉजिटिव रहना है, और हमको क्लाइंट को भी हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं टैरो कार्ड रीडर हीलर्स भी होते हैं करके? यस। हीलिंग कैसे होती है ये भी मुझे बताइए। ठीक है, टैरो आपको समझ गया। हीलिंग इज अ वे ऑफ एनर्जी जो दिखती नहीं है। जैसे हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी होती है, हम बटन को ऑन करते हैं, फैन ऑन हो जाता है, लाइट ऑन हो जाती है, ऑफ करते हैं, ऑफ हो जाता है। वैसी हीलिंग एनर्जीज होती हैं कि हम कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसके अंदर एनर्जीज बहुत नेगेटिव हैं, या उसकी नेगेटिव थॉट्स, या उसके घर का एटमॉस्फेयर नेगेटिव है, तो वो कोई भी चीज़ कर ही नहीं पा रहा है। तो जो हीलर्स होते हैं उनमें वो एनर्जीज होती है, पॉजिटिव एनर्जी, जो वो ट्रांसफ़र करते हैं जो भी जिसको हीलिंग का नीड हो। ये कैसे होती है? जो हीलर्स होते हैं वो तो गुरु से सीखते हैं, एक दीक्षा भी हमें मिलती है, अटूनमेंट कहा जाता है जिसे, एंड उससे हम प्रैक्टिस करते हैं। तो उसमें कुछ मंत्रास भी होते हैं, हम मेडिटेशन के भी थ्रू कर सकते हैं। जैसे मैंने जब सीखा था तो मेरे गुरु बोले यू ऑलरेडी अ हीलर। मैंने हीलिंग बहुत ऐसे रैंडमली सीखी थी, मेरे फ्रेंड ने मुझे इंट्रोड्यूस करी थी, एंड उसके बाद मेरा ये ऑकल्ट वाला फील्ड स्टार्ट हुआ था। मेरे गुरु ने मेरे को बता दिया था कि यू आर अ हीलर, तुम यहाँ पे लोगों का भला ही करने आए हो, ठीक है। तो दिस इज़ माई एज अ प्रोफेशन नहीं करती थी, मैं एज अ हॉबी कर रही थी रीडिंग एंड हीलिंग, और मेरा मेन जो प्रोफेशन था मैं बैंकर थी। बट जब यहाँ से लोगों को हैप्पीनेस मिलने लगी, उनकी चीज़ें हील होने लगी। अब हील कैसे होता है कि फाइनेंसेस स्टक हो गए हैं तो हम हीलिंग करते हैं, किसी को बॉडी में कहीं पेन हो रहा है तो वो पर्टिकुलर जगह पे हम हीलिंग कर सकते हैं। जैसे ये हमारे जो हाथ होते हैं इनमें पावर होता है, जैसे पहले अपने साइंस में भी देखा है, आप क्लैप करो या पर्टिकुलर ऐसे करते रहो तो यहाँ से एक एनर्जी जनरेट होती है। बट इसका वो प्रोसेस है पूरा जो हम सीखते हैं, तो यहाँ से जो एनर्जीज निकलती है तो हम सेंड करते हैं। तो फिर इससे आपको बुरा इफेक्ट नहीं पड़ता है कोई? नहीं, जैसे अगर हम ब्लड देते हैं किसी को तो हमारा ब्लड खत्म नहीं होता ना, नया बनता है। तो वैसे हम pure हीलिंग energy देते हैं तो हमें न्यू हीलिंग्स मिलती है।
ओके, फिर तो हीलिंग सबने और सीखनी चाहिए। बिल्कुल सीखना चाहिए, क्योंकि हीलिंग एक बहुत अच्छा टूल है जो विदाउट मेडिसिन आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। मतलब हीलिंग से आपको मैं बताऊँ कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स को ठीक भी किया है, बट एट द सेम टाइम उनको प्रिकॉशंस भी लेना पड़ता है। जैसे अगर मेरे पास कैंसर पेशेंट था तो उसको ट्रीटमेंट तो करना ही था, बट हीलिंग से ये हुआ कि जो एक्चुअल पेन होता है उन लोगों को कीमो लेने में या इंजेक्शन में या जो भी वो लोग फेस करते हैं, तो वो पेन उनका रिड्यूस हो जाता है, उनका विल पावर बढ़ जाता है। अब कोई पर्सन मेरे पास आया है जो चाइल्डहुड उसका बहुत ख़राब गया है, उनको हीलिंग करते हैं कि उनका जो पास्ट ट्रॉमा है वो ख़त्म हो जाए। ओके, यानी फिजिकल एज वेल एज मेंटल एस्पेक्ट दोनों पे काम करता है। जैसे आप फिर उसके लिए सामने प्रेजेंट होना चाहिए वो पर्सन, या कहीं दूर भी रहा तो भी हो डिस्टेंस सकता है? में कोई भी कंट्री में कहीं पे भी हो, इट्स वर्क। फिर ये कैसे होता है, यानी इसके पीछे कैसा है, मुझे थोड़ा और समझाइए। इसके पीछे रीज़न वही, मतलब आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो अगेन, और मेन हम बोल सकते हैं मेडिटेशन, कि आपका मेडिटेशन पावर कैसा है और आप पे वो एनर्जी कैसी है। आपको वो एनर्जी क्रिएट करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला मेरी मॉम को हीलिंग कर दो प्रिया, वो बहुत पेन में। हमने बस इतनी ही बात की। मुझे आपके मॉम का नाम नहीं पता है, वो कहाँ है ये भी नहीं पता है, उनको किस जगह पेन है ये भी नहीं पता है, बट जो एक्चुअल हीलर होगा वो प्रैक्टिस करते हुए बताएगा कि आपकी मॉम को यहाँ पेन हो रहा है क्या। तो वो उसकी जो प्रैक्टिस होती है, वो जो हीलिंग करता है, उसको वो पेन पता चल जाता है। और कोई स्पेसिफिक ऐसा मेडिटेशन होता है ये हीलिंग करने के लिए, या कोई स्पेसिफिक नहीं होता है, बस आपने मेडिटेशन करने के लिए रेडी होना चाहिए। कोई टाइम नहीं, कोई ये नहीं, बट हाँ जिसको चाहिए कि हमको इसमें और इन्वॉल्व होना है, हमको हमारी एनर्जीज को और बढ़ाना है, तो ट्राई करो कि जहाँ आपको कोई परेशान नहीं करे। अर्ली मॉर्निंग करो, नाइट में करो, या इवनिंग टाइम में करो। हीलिंग जो होती है ना, उससे बस जैसे किसी का ऑरा नेगेटिव होता है, किसी का ऑरा पॉजिटिव होता है, तो जो नेगेटिव वाला पर्सन होता है ना, वो इजीली पॉजिटिव वाले के ऑरा को खींच सकता है। एक नेगेटिव पर्सन दूसरे को नेगेटिव इजीली कर सकता है, पॉजिटिव वाले को बहुत टाइम लगता है वापस उसको पॉजिटिव करना। आपका मोबाइल है, उसका चार्जिंग आपने मॉर्निंग में किया, दिन भर में उसका चार्जिंग ख़त्म हो गया, नाइट में आप क्या करोगे, चार्ज करोगे कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग वेट करोगे? नाइट में ही करोगे। तो बस ऐसे ही हमको हमारी एनर्जीज पे काम करना होता है। आज सुबह आपने कुछ मेडिटेशन या खुद को पॉजिटिव किया, हो सकता है वो दिन आपका उतना अच्छा नहीं गया, आप नाइट में ही अपने आप को वापस प्रिपेयर करो। एक पर्सन का जितना पॉजिटिव ऑरा रहेगा, उसकी एनर्जीज, उसकी लोग बात मानना, उतना लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं कि कोई लोग भागवत करते हैं या सद्गुरु का अगर हम ऑरा देखते हैं, तो उनका ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है। उनके पास लोग ऑटोमेटिकली जाते हैं शिवरात्रि पे, या ऑटोमेटिकली लोग वहाँ जाना पसंद करते। ये नॉर्मल इंसान के पास हम नहीं जाते, या हमको फील होने लग जाता है नहीं यार हमको यहाँ नहीं रहना, हमको यहाँ से जाना है। तो एनर्जीज अट्रैक्ट करती है आपको। अब सदगुरु को तो वो तो हीलर नहीं है, बट हाँ वो महादेव के भक्त है, वो जो साधना करते हैं उससे वो अपना ऑरा क्रिएट करते हैं। तो वैसे हम नॉर्मल हमारे जो रिचुअल्स होते हैं घर से, उससे भी हम हमारा ऑरा क्लियर कर सकते हैं या अच्छा और एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे मेरे को कोई हीलर मिला नहीं है, तो मैं मेडिटेशन करके भी खुद को हील कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। यानी अगर कोई पर्सन को हील होना है खुद से, तो मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन कर सकते हो, मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो, उससे भी आप अपना ये कर सकते हो। हम ऑलरेडी इतने नेगेटिव है, या हमारे घर का एटमॉस्फेयर या हमारे सराउंडिंग में जो लोग नेगेटिव है ना, तो उस जगह पे पॉजिटिव होना बहुत डिफिकल्ट होता है। मैंने बोला ना, नेगेटिव एनर्जी आपको करने ही नहीं देंगे, वो और आपको नेगेटिव में अट्रैक्ट करेगी। इसलिए हमको पॉजिटिव जगह देखना पड़ेगा, या हमको खुद के औरों को ऐसा करना पड़ेगा कि कोई भी एनर्जी हमको टच ही ना कर पाए। जैसे मंदिर हो गया है, हीलर्स हो गए, हीलर्स के पास जा सकते हो, ओपन स्पेस पे जा सकते हो, ग्रीनरी में जा सकते हो, कोई ऐसी स्पेस जहाँ बहुत अपने आप को कंफर्ट और एकदम शांत फील कर रहे हो। आप कैसे टाइप का मेडिटेशन सजेस्ट करते हो?
अगर बिगनर है तो जनरली ओम भी अगर वो करते हैं तो वो भी चलेगा, वो भी वर्क करता है। ऐसा मेडिटेशन की कोई डेफिनेशन नहीं है कि आंख बंद करके ही करो या आंख खोल के करो। मेडिटेशन इज लाइक जहाँ आप कुछ टाइम के लिए बैठे हो और कोई पर्टिकुलर चीज़ पर आप सिर्फ फोकस करो फॉर 5 मिनट 10 मिनट्स, बस 5 मिनट से स्टार्ट करो, 5 10, आपको खुद से मज़ा आने लगेगा उसमें, फिर आप चाहो उतना टाइम स्पेंड करो उसमें। जैसे अभी मेडिटेशन से आदमी थोड़ा सा काम कंपोज भी हो जाता है और डिजायर्स वगैरह भी कम हो जाती है, तो मैनिफेस्टेशन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैनिफेस्टेशन होता क्या और कैसे कैसे टाइप का होता है? मैनिफेस्ट सिंपल कि आपको लाइफ में क्या चाहिए वो चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मुझे रिच बनना है, मुझे अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, या मुझे अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, या मैं चाहता हूँ कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मेरी अथॉरिटी रहे या मैं फेमस हो जाऊँ। अब इसमें आप मैनिफेस्ट करोगे तो ये चीज़ को आपको रिपीट करना है। अब एक होती है 3-6-9 टेक्निक, उसमें होता है कि आप 3 बजे वो सेम अफर्मेशन या वो सेम जो मैनिफेस्टेशन है उसको लिखो, या आप 3 के पहले 3 बार वो मैनिफेस्टेशन लिख लो, उसके बाद 6 बजे आप वो 6 बार लिखो, फिर 9 बजे आप वो 9 बजे लिखो, 9 टाइम्स लिखो। 3-6-9, 3 टाइम 6 टाइम 9 टाइम। एक एग्जांपल के साथ समझाइए मुझे। आई एम हैप्पी, ठीक है, या आई एम, उसमें आई एम रिच ऐसा बोल सकते हैं, आई एम हैप्पी, या आई एम कुछ अच्छे फॉलोअर्स भी आजकल लोग उसके लिए भी मैनिफेस्ट करते हैं। तो वो प्रेजेंट टेंस में करना है, पास्ट टेंस में, फ्यूचर में? प्रेजेंट टेंस में मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब प्रेजेंट टेंस में ही वर्क करता है। तो जैसे आई एम हैप्पी, ठीक है, 3 टाइम बोला आपने, फिर आपने 6 बजे भी 3 टाइम, फिर नाइट में भी आपने उसको 3-6-9 इतने बार लिखो या बोलो। क्या होता है जब आप ये चीज़ें स्टार्ट करते हो ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देता है। अब आपने आज बोला कि आई एम रिच, फिर कल बोलते नहीं मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले लिखता हूँ कि मेरे को मेरे फॉलोअर्स बढ़ाना है, फिर नेक्स्ट डे आप कोई और थॉट ले रहे हो, तो आप अपने आप ही स्टेबल नहीं हो। पहले तो आपको स्टेबल होना पड़ेगा जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है। मेडिटेशन से क्लियरिटी मिल सकती है, क्लियर होकर मैनिफेस्टेशन करना जरूरी है कि एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए। यस, अगर आप मेडिटेशन भी कर रहे हो तो हम बोलते हैं ना, पर्टिकुलर एक पिक्चर या कोई गोल आपके सामने रख लो और उसको देखते रहो, वहाँ से भी मैनिफेस्टेशन होता है। आपने देखा होगा आजकल लोग वॉलपेपर पे डॉलर का साइन, कॉइन्स के साइन, या फिर लग्जरी कार, या वर्ल्ड का रखते कि वर्ल्ड टूर घूमना है, तो ये भी तो मैनिफेस्टेशन हो रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। मैनिफेस्टेशन कॉन्शियसली होना चाहिए या सबकॉन्शियसली? कॉन्शियसली होगा तभी वो आपके सबकॉन्शियस में फिट होगा। अगर आप अपना क्लियर विजन रखते हैं या क्लियर कोई चीज़ पे स्टेबल रहते हैं, आपका माइंड वैसा वर्क करना स्टार्ट कर देता है, सबकॉन्शियस माइंड। फिर आपको उसको कमांड नहीं देना है, वो अपने आप करता रहेगा और आपको उस जगह तक वो लेके भी जाएगा। जैसे हमने बोला ना 3-6-9 टेक्निक, तो जब आपने 3 टाइम्स लिखा ना, तो माइंड को पता है कि अब मेरे को 6 बजे के पहले वो काम करना है, फिर 6 बजे के बाद आपको आपके माइंड को कमांड देना है। 3-6-9 टेक्निक सेम 5-5 टेक्निक होती है। तो ये ऐसा जरूरी कि 3 बजे ही करना है या अपन 3-3 घंटे के टाइम में भी कर सकते हैं? जैसे सुबह 9 बजे मैंने 3 बार लिखा, 12 बजे मैंने 6 बार लिखा, दोपहर को मैंने 9 बार लिखा, कर सकते हैं। और ये वाली टेक्निक जैसे ऑफिसेस बहुत लोग बिजनेस चालू कर रहे हैं या बिजनेस रन करते हैं, तो ये वाली टेक्निक वो एज अ जैसे डेली टास्क होते हैं उसमें भी अपने एम्प्लॉयज़ को बोल सकते हैं कि मुझे इस तरीके से लिख के चाहिए। जैसे अभी मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरे जो आउटरीच वाली टीम है मैं उनको बोल सकता हूँ कि आज तुमने 10 लोगों को रीच कर लिया है, तो तुम ये तरीके से लिख दो कि आई हैव रीच्ड ऑलरेडी 10 लोगों को मैंने रीच कर लिया। हाँ। तो अगर मैं आई विल रीच लिखता हूँ तो फिर वो एक अलग एनर्जी क्रिएट, फ्यूचर में चले जाएगा। हाँ, फ्यूचर में चले जाता है। तो ऑलरेडी रीच कर लिया है बोले तो फिर उनका माइंड भी वो अलाइन होके वो उसको रीच कर सकेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरे को इतना कमाना है, मैं ऐसा करूँगा, तो वो
या मेरी इच्छा है, तो वो फ्यूचर में हो जाती है। वो कब है ये इच्छा नहीं, या फिर आप स्पेसिफिक होना चाहिए कि 26 के एंड के पहले मेरे को ये करना है। अभी जैसे 31st आपने बोला, 31 दिसंबर के पहले मुझे इतने पॉडकास्ट कंप्लीट करने हैं या रिलीज करने हैं, तो स्पेसिफिक रहना वो ज़्यादा जल्दी मैनिफेस्ट होता है। ये भी बोल सकते हैं अपन कि जैसे फ्यूचर में जैसे मुझे 1 करोड़ रुपए मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगा। अगर मैं आज मैनिफेस्ट ऐसा लिखना शुरू कर तो मेरे पास 1 करोड़ रुपए है तो मैं खुश फील भी करना स्टार्ट कर दूंगा। इल्यूजन में हमें नहीं रहना है, Okay. ठीक है। अगर आपको पता है कि 10 लाख हो सकते हैं मेरे पास, यानी यू आर दैट मच ऑफ कैपेबल, तो आप 10 लाख लिखो। आप अगर फिगर ऐसा लिख रहे हो जो आपको भी पता है कि वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है फॉर अ नेक्स्ट ईयर तक या फॉर अ टाइम तक, तो फिर आपका जो वो मैनिफेस्टेशन से भरोसा ही उड़ जाएगा। क्योंकि अगर आप 10 लाख पे पहुंच भी जाते हो ना, तो यू आर नॉट हैप्पी, क्योंकि आपका फिगर ही इतना बड़ा है कि वो फिगर की वैल्यू ही नहीं रहेगी। तो स्टार्ट विद 10,000 या 1 लाख, 15 लाख, 5 लाख, मतलब ऐसा आप अमाउंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसको मैं ये तरीके से भी बोल सकता हूँ, जैसे आपने 1 करोड़ नहीं बोला, 10 लाख रुपीज है ना। 10 लाख रुपीज मिलने के बाद जैसे हम अपने हैप्पीनेस को पोस्टपोन करते हैं, तो मैं यानी वो पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा था कि जैसे 10 लाख रुपीज आएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, है ना। तो मैंने तो अपनी खुशी को पोस्टपोन कर दिया कि 10 लाख रुपीज आएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, या मेरी गर्लफ्रेंड वापस आ जाएंगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, या अपन पोस्टपोन आप उसको इसमें नहीं, आप आई एम माय बैंक अकाउंट, मेरे बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए है, आप ऐसे बोलोगे। आप ये बोल रहे हो कि बिफोर 2026 एंड मेरी गर्लफ्रेंड मेरे पास रिटर्न आ गई है। आपको स्पेसिफिक में भी एक टाइमलाइन भी सेट करना पड़ेगा। ओके, तो टाइमलाइन, नंबर्स और स्पेसिफिक सिचुएशन, और फिर गोल जो स्पेसिफिक रहे वो वैसा। तो ये होना बहुत जरूरी है, स्पेसिफिक होना जितना स्पेसिफिक रहा, जितना आप उसमें शॉर्ट एंड क्लियर कर सकते हैं, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे आते हैं, जैसे आपने एग्जांपल दिया, तो अगेन एक पार्ट पे हम जाते हैं विजन बोर्ड के। तो विजन बोर्ड में लोग ऐसे ही करते हैं। ये विजन बोर्ड का पहले मुझे कंसेप्ट बताइए कि क्या होता है। विजन बोर्ड जो होता है वो वर्क करता है एज अ मैनिफेस्टेशन, और विजन आपका कितना क्लियर है। अभी जैसे 26 के लिए लोग ने स्टार्ट कर दिया विजन बोर्ड बनाना, यानी न्यू ईयर रिजोल्यूशन। तो विजन बोर्ड में हमें बहुत सारे पिक्चर्स नहीं लगाने, उसमें कुछ पिक्चर्स होने चाहिए जो हमारी लाइफ में आपको पता है कि आप वो अचीव करोगे या वो आपको करना है। आपको अचीव करना है कि मेरे इतने फॉलोवर्स हो, आपको अचीव करना है मैं अपनी फैमिली को हैप्पी रख रहा हूँ, आपको विजन है कि मुझे ये कार चाहिए, मुझे मेरे नेक्स्ट बर्थडे पे इस जगह पे जाना है, मुझे इतना वेट लूज़ करना है या गेन करना है, या मुझे फिटनेस में जाना है। और एक विजन ये भी हो सकता है किसी सेलिब्रिटी से मिलना है। ये हमारे विजन है, ठीक है। ये विजन है। अब इसको कैसे अपन करते हैं, बनाते? अब हमें इसे बाइफरगेट करना होगा, ठीक है। फर्स्ट हमें गॉड गॉडेसेस चाहिए, एक, सारे गॉड गॉडेसेस नहीं, सिर्फ एक। सेकंड हमारी फैमिली फोटो, उसके बाद हमारी हेल्थ, फिर वेल्थ। अब वेल्थ में आपको जॉब करना है तो सिर्फ जॉब का, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है या आपका ऑलरेडी रनिंग बिजनेस है तो वो, और उसके साथ आपका अमाउंट के आपको मंथली कितना अर्न करना है। फिर आता है आपका ट्रैवलिंग, कोई पर्टिकुलर एक जगह जहाँ आपको ट्रैवल करना है। एंड उसके बाद कुछ लोगों का ड्रीम हाउस भी रहता है इसमें, या ड्रीम कार हो सकती है। एंड लास्ट आपको कोई चीज़ अचीव करना है, जैसे किसी से मिलना है, जैसे मैंने बोला किसी सेलिब्रिटी से, या आपको कुछ अपना पर्सनली कुछ प्रूफ करके दिखाना है। जैसे कोई होता है कि मुझे कंपनी का ये पोजीशन पे जाना है, या मेरा खुद का बिजनेस में कुछ स्टार्ट करना है, व्हाटएवर, बस इतना ही चीज़ होना चाहिए विजन बोर्ड में। जैसे आपने अभी बताया कि गॉड होना चाहिए एक, इन्हें जिससे आप कनेक्ट करते हो वो एक, फिर उनके अलावा किसी को फॉलो, ऐसा इन्हें एग्जैक्ट कैसे आप मुझे बताइए। अब बहुत सारे गॉड्स गॉडेसेस हैं हमारे इसमें, आप किसी एक ही गॉड को अलाउ करो उस विजन बोर्ड में।
जैसे महादेव हो गए या विष्णु भगवान हो गए या कृष्णा भगवान हो गए, या आप महादेव पार्वती का लगा सकते हो, विष्णु लक्ष्मी का लगा सकते हो, तो ऐसे पर्टिकुलर चाहिए। और फैमिली को कैसे अपन विजन बोर्ड में ये फैमिली आपकी पर्टिकुलर फैमिली, मतलब पेरेंट्स आप या आपकी वाइफ, या अगर आप पेरेंट है तो आपके बच्चे और आपका, या आपके सिबलिंग के साथ, आप पूरी जॉइंट फैमिली में नहीं जाओगे। ऐसे पूरा हमको ट्री नहीं बनाना है, जितना शॉर्ट फर्स्ट फैमिली जो जिनके बारे में आप सोचते हो, तो हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली वाला। फिर हेल्थ में गुड हेल्थ, या अगर मैं फिटनेस के तौर पे या जिम से मेरे को ये ईयरली ये फिजिकली ये गोल अचीव करना है, या मुझे इतने वेट तक जाना है। ओके। और फिर वेल्थ में फिर कैसे होता है ये? वेल्थ में आप किसी डॉलर का साइन लगा लेते हैं या आप रुपी का साइन लगाते हैं, और उसके नीचे आप जैसे मंथली आई एम अर्निंग दिस मच ऑफ अमाउंट, या मेरा कंपनी का टर्नओवर यहाँ तक चले गया है। ये विजन बोर्ड कितने महीनों का होता है, साल का होता है? 1 ईयर का आई सजेस्ट कि आप ईयरली करो, क्योंकि 1 साल का तो आप डिसाइड करते हो कि मुझे ये साल में ये चीज़ें करनी है। अगर आप उसको 2 इयर्स में कन्वर्ट कर सकते, कन्वर्ट यानी कि वो चीज़ उसको आप एक्सपांड 2 इयर्स तक कर सकते, बट वो 5 ईयर का इल्यूजन टाइप होने लग जाता है। 5 ईयर का मुझे इल्यूजन लगता है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है उसके टर्म में। आपके गोल्स चेंज हो जाते हैं। हाँ, आपके गोल्स चेंज हो जाते हैं, आपका फैमिली पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है, आपका पार्टनर को लेके पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है, हेल्थ के लिए हम कुछ नहीं बोल सकते वो टाइम पे, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। तो 1 ईयर इज़ इनफ, एंड 1 ईयर में आप जितना स्पेसिफिक और जितना शॉर्ट में बनाते हैं ना, उतना आप वो उसको अचीव करते हैं और आपका उस पर बिलीव भी रहेगा। तो फिर वेल्थ में ऐसा भी अपन चेक भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है कि हाँ, कि XYZ अमाउंट का मुझे चेक यानी 1 साल में मुझे रिसीव्ड हुआ है। हाँ, या मैंने उतना बिजनेस किया हुआ है तो मैं अपने बैंक अकाउंट से उतने पैसे निकालूंगा 1 साल बाद, ऐसा यस बिल्कुल। है ना। फिर ट्रैवलिंग में तो पर्सनल चॉइस है, यस। जैसे आपने बताया हाउस और कार्स भी है, तो बहुत लोगों की ड्रीम कार्स तो काफी एक्सपेंसिव हो जाती है, बट यानी फिर वो गोल भी अचीवेबल होना चाहिए। फिर जैसे कार है, अब समझो किसी के पास कार ही नहीं है तो एटलीस्ट वो कार तो लेता है, भले ही वो सेकेंड हैंड क्यों ना हो। किसी का घर नहीं है तो वो भले ही प्लॉट ले लिया है उसने, बट वो उस गोल की फर्स्ट स्टेप पे तो पहुंच जाता है, जहाँ उसके लिए उसका बिलीव बढ़ जाता है कि हाँ यहाँ इतना किया तो इतना भी मैं कर लूँगा। फिर ये विजन बोर्ड को यानी कैसे बनाना चाहिए, कैसे यानी प्लेस करना चाहिए? जैसे ये जो साल था 9 का था, तो मैंने 9 रेड कलर का विजन बोर्ड जो था मंगल का, उस पे विजन बोर्ड बनवाया था मेरे जो स्टूडेंट्स या मेरे क्लाइंट्स को। नेक्स्ट ईयर सन का साल है तो येलो कलर के पेपर या चार्ट पेपर पे मैं बनवाने वाली हूँ। तो कलर का भी इसमें बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। उसके साथ जब मैं अपने स्टूडेंट्स को करवाती हूँ तो कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे एंजल्स नंबर या मनी के कोड्स हो गए। हर सिचुएशन के लिए एक स्विच वर्ड या कुछ सिचुएशन के हिसाब से नंबर मंत्र होते हैं जो मैं वहाँ उनको बोलती हूँ कि आप वो लिखो, जिससे वो चीज़ें फास्ट वर्क करती है या उसकी एनर्जीज बढ़ जाती है, एक्टिवेट बोल सकते हैं। एंड कुछ सिम्बॉल्स भी मैं उनको ड्रॉ करवाती हूँ उसमें। ओके, इन सिम्बॉल्स कोई स्पेसिफिक होता है? फिर सिम्बॉल जैसे हम जो हीलिंग करते हैं उसमें कुछ सिम्बॉल्स हमें मिलते हैं, तो हर सिम्बॉल का होता है। जैसे अगर आप बोलोगे कि इसमें मनी का सिम्बॉल हो गया है, मनी में हम डॉलर बोल सकते हैं, वैसे ही एक हीलिंग में सिम्बॉल होता है, अबंडेंस का सिम्बॉल्स होते हैं। हर सिचुएशन के हिसाब से सिम्बॉल्स, नंबर्स जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी है, और उसके साथ एंड में मैं उन्हीं के ही विजन बोर्ड के साथ उनको एक मेडिटेशन करवाती हूँ। तो जब वो पर्सन इतना कनेक्ट हो जाता है ना, तो और उसको आपको रोज देखना होता है, डेली आपको 5 मिनट आपके विजन बोर्ड के साथ स्पेंड करना है। और इसमें कुछ ऐसे मेंटल गोल्स भी हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। मुझे ज़्यादा हैप्पी जीना है, ये साल में थोड़ा सा हैप्पी, बिल्कुल हो सकते हैं। अब जैसे जिसका बिजनेस सेटल है तो वो चाहता है कि मेरा सेकंड बिजनेस स्टार्ट हो, ये हो सकता है। या फिर मैं फ्रेंचाइज करूँ, हाँ फ्रेंचाइजी ओपन करूँ। लास्ट ईयर जैसे मैंने एक पर्सन का देखा था, उसने बिजनेस डाला था और एक कैफ़े भी डाला था। ही वॉज नॉट स्पेसिफिक कि उसको पहले क्या करना है, और मैरिज था, बिजनेस था, हेल्थ थी,
तो हेल्थ उसका हो गया रिड्यूस, मैरिज हो गई उसकी, बिजनेस भी उसका स्टार्ट हो गया, पर कैफे स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि वो ही कंफ्यूज था कि उसको पहले क्या करना है। ओके, स्पेसिफिक होना भी बहुत जरूरी है। स्पेसिफिक होना भी बहुत ज़रूरी है। और आपने मुझे जैसे 555 वाला भी बताया था, मैनिफेस्टेशन और पॉजिटिव अफर्मेशंस, ये सब का भी क्या रोल होता है मैनिफेस्टेशन? आप जब भी ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया से या कहीं से भी देख के स्टार्ट करते हैं मैनिफेस्टेशन करना, अफर्मेशंस करना, तो हमेशा स्पेसिफिक प्लस आप काफ़ी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप वही चीज़ें आज कुछ और बोल रहे हो, शाम को कुछ और बोल रहे हो, कल कुछ और बोल रहे हो, तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाता है कि वो एग्जैक्टली आपको क्या बोले। या तो आप बोलो कि मुझे एक अच्छी हेल्थ चाहिए, या आप बोलो कि मुझे हैप्पी लाइफ चाहिए, या आप इतना ही बोल दो कि मुझे अबंडेंस चाहिए। अबंडेंस में सब आ जाता है। तो हमेशा स्पेसिफिक या एक ही चीज़ पे आपको गोल सेट करना है। सो आपका जो माइंड है या आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है और कैसे करना है। फिर मैनिफेस्टेशंस के भी कुछ अलग अलग वेज होते हैं, जैसे एक आपने विजन बोर्ड बताया, एक 369 बताया, एक 555 टेक्निक हो गई कि जैसे 5:55 का 55 टाइम्स अपनी कोई टेक्निक मतलब लिखो। 55 टाइम्स। ओके। जनरली लोग ये फुल मून या नो मून के टाइम ज़्यादा करते, डेली पॉसिबल नहीं होता है तो क्योंकि पर्टिकुलर डेज पे करते, फुल मून, नो मून, दिवाली के दिन, होली के दिन, स्पेसिफिक डेज पे ये ज़्यादा फॉलो की जाती है। और फिर और कोई होती है न टेक्निक मैनिफेस्टेशन या वे, जो यानी आपको लगता है कि आपने इतना एक्सपीरियंस में देखा होगा कि लोग कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन पर कुछ गलत कर रहे हैं, वो 90% सही हो सकता है, 10% डाउट ही मुझे एक लगता है कि हम कर तो रहे पर हो ही नहीं रहा है। बट आपको ऐसा नहीं लगता हमारा माइंड जो है वो ऑटोमेटिक एक सेकंड क्वेश्चन तो थ्रो कर ही देता है कभी ना कभी? हाँ बिल्कुल करेगा ना, अपन ह्यूमन है। मैं आपको कितना भी पॉजिटिव कर दूं, पर आपकी जो लाइफ में जो चल रहा है तो उससे आप नेगेटिव हो सकते हो। वो बहुत नेचुरल सी बात है, बट आपको ही तो आपके माइंड को कंट्रोल करना है ना, तभी तो आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। अब अगर हम ये वाटर की बात करते हैं, मैं ये वाटर को देख के बोल रही हूँ कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मुझे ये वाटर मिल रहा है और इसको मैं पी रही हूँ। तो फर्स्ट तो आपके पास जितनी चीज़ें आसपास, उसको ग्रैटिट्यूड करना आप स्टार्ट कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंडसेट चेंज होने लगेगा। उसके बाद फिर चीज़ें वर्क करनी स्टार्ट करेगी। जितने भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, पावरफुल टेक्निक्स जो होती हैं, जैसे यूट्यूब पे कुछ आजकल फ्रिक्वेंसी आने लगी है, आपको कुछ नहीं समझ रहा है वो ऑन कर लो, उसकी जो साउंड है वो फ्रिक्वेंसी भी वर्क कर रही है, साउंड हीलिंग की फ्रिक्वेंसी वर्क कर रही है। आप मुझे है ना कुछ सजेस्ट कर सकते हो कि कैसे है ना कुछ यूट्यूब्स की साउंड हीलिंग फ्रीक्वेंसीज? एक एंजल फ्रिक्वेंसी है, या फिर आप 555 नहीं तो फिर 427 फ्रिक्वेंसी है, 427 HZ फ्रिक्वेंसी, ऐसी कुछ टेक्निक्स है जो बस आप प्ले भी करते हो ना, उसका जो म्यूजिक है वो भी आपके बॉडी को हील करता है। वो मतलब आप वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक ग्रीन तारा माँ की म्यूजिक है, उसमें एक मंत्र है, ओम तारे तुरे सोहा, वो भी बहुत अच्छी टेक्निक है। यानी अगर आपको सिर्फ स्टार्ट करना है और किसी हीलर से हेल्प नहीं लेना है, यानी कभी भी आपके दिमाग में डाउट आता है तो ये फ्रीक्वेंसी या ये चीजें आप सुन लो तो वो डाउट को अपन खत्म कर सकते हैं। हाँ, और उससे आपको आइडिया मिल सकता है, या आपको पहले तो आपका बॉडी माइंड काम हो सकता है एंड देन आप सही डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है नहीं क्या, किसी के लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, वो एकदम से सोचने लग जाते हैं कि कुछ बुरा हो गया तो हाँ देखो, लोग है ना फियर में बहुत जी रहे हैं। आप बोलते ना कि आप हमेशा डर में ही जियोगे तो जीने के लिए कब जियोगे? सीधी बात है। तो आपको आज में जीना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये महीने के बारे में सोचो ना, आप अगले साल क्या होगा, वो कैसा होगा, वो ही सोचते रहते हैं। और मैंने देखा है कि हम उसमें ही रहते हैं। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह है तो वो रिलेशनशिप में है, काफ़ी हैप्पी है, बट ऐसा हो जाता है कि फिर वो ऐसा सोचते हैं कि मेरी इससे शादी नहीं हुई तो और ये ना
मैं भी वही बोलता हूँ कि तो प्रेजेंट मोमेंट अगर तुम्हारा अच्छा चल रहा है तो लेट्स एंजॉय, बट अपना फ्यूचर का क्यों सोच रहे हो? तो ये फिर निगेटिव एनर्जी को भी क्रिएट करता है ऐसे थॉट्स। यस, वो आपका प्रेजेंट खराब होता है ना उससे। अगर वो सोल आपके लाइफ में परमानेंट है तो ही आपकी उससे शादी होगी, परमानेंट नहीं रहेगी तो वो चली जाएगी। ये भी सोल यानी लिखा सोल का हुआ ही है, पार्ट है। वो एक्सपीरियंस आपको देके हाँ, चले जाएगा। बट कुछ सोल को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हमको वो चाहिए ही चाहिए, बट डिपेंड अगेन, ये आपकी डेस्टिनी पे डिपेंड करता है। तो एक लाइफ पार्टनर भी डेस्टिनी ही चूज करती है। यस, एक मैंने सुना था कि आप लाइफ में सिर्फ अपना पार्टनर ही चूज कर सकते हो, बाकी चीजें तो आपको गॉड गिफ्ट है। मतलब आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके बच्चे, आपके सिबलिंग्स, ये आप चूज नहीं करते हो, सिर्फ अपने पार्टनर को आप चूज करते हो। पार्टनर एंड फ्रेंड्स फ्रेंड्स भी आपके लाइफ टाइम नहीं रहते, बट हाँ, पार्टनर इज बोल लेफ्ट सकते है। हैं, क्योंकि फ्रेंड्स भी अगर आप, मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि मेरे स्कूल फ्रेंड्स भी नहीं है मेरे साथ अभी, ना मेरे कॉलेज फ्रेंड्स हैं, ना मेरे ऑफिस के कलीग्स हैं। हाँ, वो टेम्पररी टेम्पररी, वो स्कूल टाइम खत्म हुई, चेंज हो जाता है, फिर सब चीज़ें वो चेंज होती रहती है। यानी न्यूमरोलॉजी का भी इम्पोर्टेंस आता है फिर मैनिफेस्टेशन में। ओके, वो कैसे है? बस ये सन मून और ये सब चीज़ों की है। ये एनर्जीज तो रहेगी, जो ईयर का कैलकुलेशन है उसके साथ आपका क्या नंबर है, मतलब आपका नंबर 1 है, 2 है, 3, 4, 1 से लेके 9 तक, फिर आपकी चीज़ें कौन सी फेवरेबल होंगी ये साल, कौन सी चीज़ें नहीं होंगी। जैसे 8 नंबर है तो सन और सैटर्न इनका एक साथ नहीं पटता है, तो 8 वालों के लिए उतना फेवरेबल साल नहीं होगा, बट 1 के लिए बहुत अच्छा है, 4 के लिए बहुत अच्छा है, 2 के लिए बहुत अच्छा है। तो अब उसके लिए आपको कुछ रेमेडीज करनी होंगी वो ईयर अपना बेटर करने के लिए। जैसे 9 वॉज वेरी हार्ड, मतलब बहुत डिफिकल्ट हुआ था, हर महीने कुछ ना कुछ इंसिडेंट हम सुन ही रहते। जैसे कल की न्यूज़ में हमने सुना, आज मॉर्निंग की सॉरी, कि कल गोवा में कुछ ब्लास्ट हुआ एक कैफे में, तो ये अनएक्सपेक्टेड। जो सिंदूर वाला वॉरियर हुआ है, या बहुत सारी चीज़ें हुई है ये साल। नेक्स्ट ईयर ऐसा नहीं रहेगा। नेक्स्ट ईयर लोग बहुत एक्टिव रहेंगे हर चीज़ में, बट नेक्स्ट ईयर लोगों के अंदर एग्रेशन भी बहुत रहेगा, क्योंकि सन है, गरम खून रहेगा सबका। तो वॉर्स वगैरह भी हो सकते हैं फिर। फैमिली वॉर ज़्यादा हो गए। जैसे आपने बताया कि 8 नंबर के लिए नेक्स्ट ईयर इतना फेवरेबल नहीं रहेगा, तो फिर ये विजन बोर्ड पे कैसा इफेक्ट करेगा? विजन बोर्ड अलग चीज़ हो गई है, न्यूमरोलॉजी अलग चीज़ हो गई है, नंबर्स का कैलकुलेशन अलग रहता है। ओके। अगर वो पर्सन विजन बोर्ड पे ऑलरेडी काम कर रहा है और अपने हार्डवर्क या विजन को लेके, मतलब पर्टिकुलर ऑलरेडी चीज़ें सेट किया, तो उसके लिए उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। सबके नंबर्स है, सबका हार्डवर्किंग रहेगा, सन है, लेकिन सन की रेमेडीज अगर आप कर रहे हो तो वो इजी हो जाएगा। अब जैसे येलो कलर ही हम चूज कर रहे हो, तो स्टार्ट ही हमने येलो से कर लिया है। तो अप्रिशिएट करना भी जरूरी है यस, नंबर्स को और कलर्स को, ताकि 1 वो नंबर हमारे है। फेवर में काम करे। आपको 2026 में अपने फादर की रिस्पेक्ट, या आपके बॉस या जो भी फादर फिगर है उनकी रिस्पेक्ट करना है। नेक्स्ट ईयर सन को वाटर ऑफर करिए, जल चढ़ाइए, एग्रेशन पे काम कम कीजिए। कंट्रोल करना है आपको, डिसीजन फास्ट लोगे आप लोग, ये सब के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब आप फेमस हो सकते हो, आपके काम बनेंगे, लेकिन बस आपका एंगर पे कंट्रोल होना चाहिए। जैसे कि मैं आप देख पा रहा हूँ आपके हाथों में काफी सारे क्रिस्टल्स है, तो ये क्रिस्टल्स का भी मुझे एक बार इम्पोर्टेंस बताइए। अगेन, क्रिस्टल भी आपकी एनर्जीज के साथ वर्क करते हैं, ठीक है। एंड अगर कोई पर्सन बिगनर है तो उसने कुछ क्रिस्टल्स वेयर करना चाहिए। एमेथिस्ट हो गया है जो पर्पल कलर का होता है, क्लियर क्वार्ट्स हो गया है जो हम स्फटिक कहते हैं, और एक रोज क्वार्ट्स। ये वर्क करता है आपको माइंड से काम करने के लिए पर्टिकुलर, या बहुत डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या आप स्ट्रेस में हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो, ये क्रिस्टल वर्क करता है, आपको क्लियर रखता है। क्रिस्टल क्लियर जो हम कहते हैं, किसी भी डिसीजन में आपको एनर्जी से बचाता है, नेगेटिव एनर्जी से।
शांत रोज भी क्वार्ट्स, रखता है। हाँ शांत भी रखता है। रोज क्वार्ट्स जो होता है जो आपको सेल्फ लव के लिए वर्क करता है, रिलेशनशिप एनहांस करता है आपके साथ। अब जितना आप क्रिस्टल के साथ अवेयर होते हो एंड क्रिस्टल के साथ आप काम करना स्टार्ट करते हो, फिर क्रिस्टल्स आपको चूज करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे भी क्रिस्टल चूज करेगा और क्रिस्टल आपको बचाता है। जैसे कोई बहुत नेगेटिव एनर्जी है या आपको कोई बहुत नज़र लगा रहा है या आपके बारे में नेगेटिव एनर्जी आपको सेंड कर रहा है या आप खुद ही बहुत नेगेटिव हो, क्रिस्टल ब्रेक हो जाते हैं, अपने आप टूट जाएगा। कुछ भी रीज़न हो सकता है और वो टूटना अच्छी ही बात है। मैं बोलती हूँ कि अगर क्रिस्टल टूट गया आप नया पहन सकते हो, बट अगर आप टूट गए तो वो वापस उस फेज में आना वो डिफिकल्ट होता है। तो क्रिस्टल भी हमको कहीं ना कहीं एनर्जीज देते हैं, सिम्बॉल्स देते हैं। क्रिस्टल इज ऑल्सो वर्क। अगर आप अभी देखोगे कि बहुत सारे ऑफिस घर में क्रिस्टल्स रहते हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ट्री, पिरामिड, एनी शेप। हर शेप का एक अलग मीनिंग भी होता है और क्रिस्टल्स में बहुत एनर्जी, क्योंकि वो नेचुरल है, मदर अर्थ से आता है और वो नेचुरल है। उसमें पूरे 5 एलिमेंट्स होते हैं और वो आपको एक अलग प्रोटेक्शन देता है। क्रिस्टल्स रिकमेंडेड पहनने चाहिए या अपनी मर्जी से? क्रिस्टल देखो सब्स्टिट्यूट होता है जेमस्टोन का, तो आप अपने मन से भी वेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला क्रिस्टल चूज यू, बट अगर आप पर्टिकुलर सिचुएशन है और उससे अगर आप किसी हीलर से लेते हैं जो ऑलरेडी टैरो रीडर या हीलर है, उसके पास से अगर आप क्रिस्टल लेते हैं तो वो आपको इंटेंशन डाल के देते हैं, मतलब काइंड ऑफ सिद्धि करके देते हैं, तो वो ज़्यादा वर्क करता है। वो एक्टिवेट भी करके देते हैं? हाँ, एक्टिवेट करके भी दे सकते हैं और वो आपको गाइड भी करेंगे कि उसको कैसे यूज करना है एंड आपको भी उसको कैसे चार्ज करना है। आप मुझे फिर कुछ क्रिस्टल्स रिकमेंड कर सकते हो? जैसे मनी के लिए कौन सा? मनी के लिए पायरेट एक क्रिस्टल है, या फिर आप मनी मैग्नेट क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं जो अभी सबसे ज़्यादा इनमें चल रहा है। नॉट ओनली इनमें, वो वर्क भी कर रहा है एक्चुअली। वो उसमें वो एक कॉम्बिनेशन है, उसमें एक सिट्रिन है, सिट्रिन वर्क करता है अपॉर्चुनिटी के लिए। एक ग्रीन एवेंचुरिन है जो ग्रोथ के लिए, टाइगर आई फॉर प्रोटेक्शन एंड पायरेट फॉर वेल्थ अट्रैक्शन। और करियर में कोई स्ट्रोक होगा उसके लिए? अपॉर्चुनिटी के लिए सिट्रिन वर्क करता है, या फिर अगर आपको डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो कि किस करियर में जाना है या उसको उसमें क्रिएटिविटी कैसी बढ़ानी है, तो आप एमेथिस्ट वेयर कर सकते हैं या फिर आप क्लियर क्वार्ट्ज वेयर कर सकते हैं। और निगेटिविटी हटानी है तो ब्लैक टर्मलाइन एक क्रिस्टल आता है ब्लैक कलर का, ये स्पेसिफिकली साइकिक एनर्जी, नेगेटिविटी या आपका ऑरा नेगेटिव हो रहा है उसके लिए वेयर किया जाता है। आजकल काफी फेमस भी चल रहा है, सेलिब्रिटीज काफी पहन रहे हैं इसको। Yes. एक काफी यानी या तो लॉकेट के फॉर्म में भी वेयर कर हाँ, सकते हैं, लॉकेट रिंग में के है। फॉर्म में वेयर कर सकते हैं, ब्रेसलेट के फॉर्म में वेयर कर सकते हैं, मल्टीपल वे में आप उसको वेयर कर सकते हैं। और रिलेशनशिप्स बेटर करने के लिए रोज क्वार्ट्स जो मैंने अभी बताया है, रोज क्वार्ट्स में सेल्फ लव और आप अपने नॉट ओनली पार्टनर, आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी रिलेशन अच्छा कर सकते हैं। जैसे एक हमारे क्लाइंट है जिनका पार्लर है या फिर उनका कोई शॉप है, तो ऑब्वियसली वहाँ आपके पास लोग तभी आएंगे जब आपका लोगों के साथ रिलेशन अच्छा रहेगा। तो वो लोग रोज क्वार्ट्स के क्रिस्टल या रॉ फॉर्म में क्रिस्टल्स रखते हैं जिससे उनकी रिलेशनशिप और अच्छी होती है। जैसे कि कोई लेजी है बहुत ज़्यादा, तो वो एक्टिवेट होना चाहिए कि एनर्जेटिक होनी चाहिए या लेजीनेस हटना चाहिए, ऐसा भी इसके लिए भी कुछ क्रिस्टल होता है? हाँ, इसके लिए एक लैपिस lazuli करके क्रिस्टल होता है जो आपको एक्टिव करता है। अगेन इट मीन्स यू आर नॉट क्लियर कि आपको करना है क्या है, इसलिए आप लेजी हो, तो वो थर्ड आई चक्र के लिए वर्क करता है। जैसे कोविड में सबसे ज़्यादा एमेथिस्ट एंड लैपिस वाला क्रिस्टल लोग वेयर करते थे, क्योंकि कोविड से एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है नाइट का। होल नाइट वो लोग मूवीज या वेब सीरीज देखते हैं एंड डे में वो स्लीपिंग पैटर्न स्टार्ट हो गया था, तो तब से फिर ये क्रिस्टल सबसे ज़्यादा लोग ने यूज़ करना स्टार्ट किया है। और बेटर हेल्थ के लिए? बेटर हेल्थ के लिए ग्रीन एवेंचुरिन एक क्रिस्टल है, और फिर डिपेंड की जैसे एक 7 चक्रा का भी क्रिस्टल होता है जिसमें 7 कलर्स के रहते हैं। एक ग्रीन एवेंचुरिन जो क्रिस्टल है वो आपको हीलिंग का काम करता है। एक सेलेनाइट क्रिस्टल अभी हम ज़्यादा सजेस्ट करते हैं क्योंकि वो बाकी क्रिस्टल को चार्ज करने का काम करता है।
तो आप सेलेनाइट का एक प्लेट रख सकते हैं जिसपे आप अपना वाटर या अपनी चाय कॉफ़ी भी रख के पीते हैं, तो वो भी चार्ज हो जाता है। या आप अपना विजिटिंग कार्ड रख सकते हो, उस पर आप अपना वॉलेट रख सकते हैं। और जो अदर क्रिस्टल्स है उसको अगर आप उस पर रखते हैं तो वो चार्जिंग का काम करता है। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो ब्लैक टर्मलाइन, सेलेनाइट, एमेथिस्ट, क्लियर क्वार्ट्ज, ये क्रिस्टल हर किसी ने अपने पास रखना ही चाहिए। वो छोटे से कॉइन जैसे में भी रखे तो भी चलेगा, की रिंग के फॉर्म में रख सकते हैं, ब्रेसलेट वेयर कर सकते हैं, लॉकेट वेयर कर सकते हैं। तो मतलब किसी भी फॉर्म में आप रखो वो वर्क करता है। तो इनको चार्ज करना भी इम्पोर्टेंट होता है ना, कितना है ना, कोई स्पेसिफिक टाइम होता है कि एवरी फुल मून में आप मून की एनर्जीज में चार्ज कर सकते हो, या फिर सेलेनाइट प्लेट पे आप डेली भी चार्ज कर सकते हो। चार्ज करना इसलिए ज़रूरी, हम रोज़ सबसे मिलते तो लोग अगर वो क्रिस्टल को देख रहे हैं तो वो एनर्जी अट्रैक्ट होता ही है। एंड क्रिस्टल प्रोटेक्शन का काम करता है, तो आप उसको डेली चार्ज करो तो वो डेली आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। अगर किसी को जैसे पहनना नहीं है तो वो घर पे भी रख सकते फिर? घर पे आप रॉ फॉर्म में रख सकते हैं। तो घर पे यानी आप मुझे ऐसे 5 क्रिस्टल्स बता दीजिए जो यानी रखनी चाहिए घर पे। जो मैंने वेयर करने के लिए बोला ना, वही अगर आप रखते, जैसे ब्लैक टर्मलाइन, सेलेनाइट, क्लियर क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट और रोज क्वार्ट्ज, ये रिलेशनशिप में काम करेगा। एमेथिस्ट सबको माइंड के लिए काम करेगा, क्लियर क्वार्ट एक दूसरे से डिसीजन लेने में, ब्लैक टर्मलाइन कोई नेगेटिव एनर्जी, एंड सेलेनाइट सबको पॉजिटिव और चार्जिंग का काम करेगा। और अगर कोई स्पेसिफिक यानी प्रॉब्लम होगी फाइनेंशियल रिलेटेड तो पायराइट रख सकते हैं। पायरेट रख सकते हैं। फिर जैसे न्यूमरोलॉजी वाइज नंबर के अकॉर्डिंग भी क्रिस्टल्स होते हैं, या कॉम्बिनेशन में बहुत सारे क्रिस्टल्स आते हैं आजकल, जैसे वेट लॉस के लिए, वेट गेन के लिए, पीसीओडी पीसीओएस के लिए। जैसे हमने फाइनेंस का कॉम्बिनेशन की बात की, एसिडिटी हो गया है, हेल्थ रिलेटेड, तो हर सिचुएशन के एक कॉम्बिनेशन में भी हम बना सकते हैं। एक ट्रस्टेड सोर्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है क्रिस्टल परचेस करने के लिए? जब हम क्रिस्टल क्लाइंट को देते तो हम उसको उसकी एनर्जीज फील करवाते हैं कि आजकल है ना ग्लास और रेजिन के भी बहुत क्रिस्टल्स आते हैं, तो वो चीप रेट में आ जाते हैं और हमारे थोड़े से कॉस्टली रहते हैं। बट हम उसका डिफ्रेंशिएट बताते हैं उनको दोनों हाथ में रखने के बाद, और डाउजर से भी चेक करते हैं। यानी हम भी जब क्रिस्टल्स लेते हैं तो हम भी उसको डाउजर से चेक करते हैं कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो अगर आप कोई क्रिस्टल वेयर भी करोगे तो मैं बता दूंगी कि वो टूट जाएगा कि वो चलेगा, कि वो एनर्जी बता देती है। यानी हाथ में भी फिर वो अलग अलग फील भी होता होगा ना? Yes. एक रियल है और जो अनरियल है। यस, वो फील भी होता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आपने इतने सारे इंसाइट दिए हमें, काफ़ी अच्छा लगा। आप अगर कुछ अपने तरफ से 1-2 वर्ड्स बोलना चाहते हैं ताकि हमारी जो ऑडियंस है उनको कुछ गाइडेंस मिले तो आप प्लीज़ शेयर कर सकते हैं। अब मैं टैरो रीडर हूँ तो ऑब्वियसली मैं यही बोलूँगी कि ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ एंड पॉजिटिव रहो, क्योंकि आप जो पर्सन खुद रहोगे ना वो कोई और नहीं रहेगा। तो आपको खुद में इतनी पॉजिटिवनेस चाहिए कि आप तभी हर वो चीज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में। जैसे अगर मैं गाइड कर रही हूँ 2026 के लिए भी, तो पॉजिटिव रहो, येलो कलर का यूज़ ज़्यादा करो, क्योंकि येलो कलर पॉजिटिविटी का कलर है, वो एक हैप्पीनेस का कलर है। तो पॉजिटिव रहो, खुद पे ट्रस्ट रखो, और आप जो लाइफ में करना चाहते हो तो स्टार्ट बिलीविंग योर सेल्फ। यही मैं गाइड करती हूँ कि बस खुद पे बिलीव करो और पॉजिटिव रहो। सिचुएशन आती है, हम नेगेटिव होते हैं, लेकिन अगेन हम पॉजिटिव हो जाते हैं जल्दी। जितने जल्दी पॉजिटिव हो सकते हैं। ग्रैटिट्यूड इज़ द की, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं ये फेस कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, तो बीइंग अ रीडर आई नो कि लोग किस सिचुएशन में हैं और क्या क्या फेस कर रहे हैं। तो वी आर ग्रेटफुल टू गॉड, गॉडेसेस, यूनिवर्स की थैंक यू हमें इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए। आपको जो चाहिए उसके लिए भी आप प्रे करो, लेकिन जो है उसके लिए भी आप ग्रैटिट्यूड करो, तो आप जल्दी वो चीज़ अचीव करोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे टैरो के बारे में सीख के।